रात को क्लास के जी सुमित जी बताइए। सर आपने कौन सा पीडीएफ दिया था? सुमित जी मैंने कल रात को क्लास के बाद में ग्रुप में एक मैसेज शेयर किया था, ऑडियो मैसेज शेयर किया था, जिसमें मैंने यह कहा था कि कल की क्लास हम लोग 343 से 351 अनुच्छेद 343 से 351 के ऊपर करेंगे। उसके ऊपर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो इसलिए मैं एक पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ। इसे आप लोग एक बार कल दिन में ठीक से पढ़ लें ताकि आपको शाम को डिस्कस करने में आसानी हो। और ये जो पीडीएफ मतलब मैं आपने आपको सर ग्रुप में शेयर कर दिया सर? ग्रुप में मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया था। और ये जो स्क्रीन पे मैं दिखा अच्छा रहा टेलीग्राम। जी, जी जो स्क्रीन पे मैं अभी ये पीडीएफ दिखा रहा हूँ, यही पीडीएफ मैंने ऑलरेडी कल शेयर किया था, ठीक है। है ना। थैंक यू। दोनों पीडीएफ, एक तो ये संवैधानिक प्रावधान मैंने शेयर किया था, दूसरा संघ की राजभाषा नीति यह मैंने शेयर किया था। ये दोनों मैंने पीडीएफ कल शेयर किए थे। आज हम लोग एक क्विक रिव्यू लेते हैं और हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। संघ की राजभाषा नीति क्या है, जो आपका पहला टॉपिक है। संघ की राजभाषा हिंदी है, लिपि देवनागरी है, और अंकों का जो रूप है वह भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है, ठीक है। भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है। संविधान का अनुच्छेद 343 एक इसके बारे में उल्लेख करता है, यहाँ जो बात कही गई है। हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी सरकारी कामकाज में किया जा सकता है। बाद में कालांतर में राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के तहत यह प्रावधान किया गया। और संसद के कार्य में संसद का की जो कार्यवाही है उसे हिंदी या अंग्रेजी में किया जा सकता है, परंतु राज्यसभा के सभापति महोदय या लोकसभा के अध्यक्ष महोदय किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 120 हमने पहले ऑलरेडी चर्चा करी है। किन परियोजनाओं के लिए केवल हिंदी का प्रयोग किया जाना है, किन के लिए द्विभाषा यानी कि हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग आवश्यक है, और किसके लिए केवल अंग्रेजी का प्रयोग आवश्यक है। इसके लिए राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 और इसके अतिरिक्त समय समय पर राजभाषा विभाग के द्वारा जारी किए गए निर्देश ये निर्धारित करते हैं। तो यह बिल्कुल संक्षेप में राजभाषा नीति आपके सामने यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अब हम थोड़ा सा डिटेल में इसको देखते हैं, है ना। अनुच्छेद 120 और अनुच्छेद 210 यह हमने ऑलरेडी पहले कर लिया था। अब हम आते हैं सीधा अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 343 में यदि आप देखें तो अनुच्छेद 343 में पहले आप इसको इस तरीके से समझने का प्रयास करें। अनुच्छेद 343 में पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट है। अनुच्छेद 343 में दो पार्ट है, ध्यान रखें। तो 343 में 343 एक और 343 दो, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से सेगमेंटेड करके यूपीएससी के द्वारा पूछे जा रहे हैं, है ना। तो 343 एक में क्या कहता है कि राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी, और जो अंक होंगे वह भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। इसके लिए शासकीय परियोजनाओं के लिए जो केवल कीवर्ड्स है ना, मैं कीवर्ड्स को बोलता चल रहा हूं और साथ ही साथ मैं कीवर्ड्स को मार्क करता चल रहा हूं, आप लोग इसको दिमाग में ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो पहले 343 एक 343 एक कहने का मतलब आपको चार चीजें समझ में आनी चाहिए। थोड़ा जूम कर दीजिए, बिल्कुल जूम कर देंगे, और जूम करें। ठीक है सर, आप इतना ठीक है, ये ठीक है। ये सर ठीक है, बहुत इतना ठीक। जो मत करिए, स्क्रीन पे नहीं है। ठीक है सर। मतलब थोड़ा कम कर दीजिए सर, मतलब एक बार जूम किए थे थोड़ा ना कम वो तो करिए। ठीक था। ये हाँ, ठीक बस है, इतना काफी है। ओके ठीक है सर। चलिए। तो इसमें चार चीजें आपको ध्यान में रखनी है, चार चीजें ध्यान में रखनी है। एक क्या है, संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी, शासकीय परियोजनाओं के लिए शब्द कीवर्ड्स याद रखेंगे, अंकों का रूप, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। ये हो गया आपका 343 एक। लेकिन 343 केवल इतना नहीं है। 343 के भाग 2 में यह कहा जाता है कि 15 वर्षों की अवधि तक अंग्रेजी का प्रयोग चलता रहेगा। अच्छा, अभी जब हम लोग 343 से 351 पढ़ रहे हैं तो आप लोग सिर्फ संवैधानिक अनुच्छेद तक अपने आप को सीमित रखें, आप लोग सीमित रखें। अधिनियम 363 और 1976 को अभी दिमाग से निकाल दें, है ना। सिर्फ संवैधानिक अनुच्छेद से संबंधित हम बातें कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीजें इम्प्रोवाइज हुई हैं, बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं, बहुत सारी चीजों में
आगे चल करके 1963 में संशोधन किए गए हैं, परंतु अभी हमें क्या ध्यान रखना है, केवल संवैधानिक अनुच्छेदों से संबंधित किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं ये हमें ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। 15 वर्ष की अवधि तक संघ के सभी शासकीय परियोजनाओं के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा। 15 वर्ष की अवधि तक, ये 15 वर्ष की अवधि आपको ध्यान रखनी है, लेकिन इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखना है कि इस अवधि के दौरान यदि राष्ट्रपति इस अवधि के दौरान आदेश के द्वारा संघ के शासकीय परियोजनाओं में किसी भी प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का या फिर भारतीय अंकों के अतिरिक्त, मतलब भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप की जगह पे देवनागरी रूप का प्रयोग वे प्राधिकृत कर सकेंगे। प्राधिकृत का मतलब, प्राधिकृत की अंग्रेजी क्या होती है? प्राधिकृत की अंग्रेजी क्या होती है? ऑथराइज कर सकेंगे। तो अब इस 3 पार्ट में आपने 343 को देख लिया। 3 पार्ट में, पहले पार्ट में 4 बातें कही गई, राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी, अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। किसके लिए यूज होगा? संघ के शासकीय परियोजनाओं के लिए। शब्द याद रखेंगे, संघ के शासकीय परियोजनाओं के लिए ये प्रयोग में लाया जाएगा। ठीक है, दूसरा भाग में हम आ गए। दूसरे भाग में क्या कहा गया कि राजभाषा बेशक हिंदी होगी, लेकिन 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा। उन सभी परियोजनाओं के लिए, उन सभी कामों में अंग्रेजी प्रयोग में लाई जाती रहेगी जिनके लिए अंग्रेजी उस दिन से पहले, किस दिन से पहले? 14 सितंबर 1949 से पहले जिन परियोजनाओं के लिए अंग्रेजी काम में लाई जाती थी, 1949 के बाद भी अंग्रेजी चलती रहेगी। केवल राजभाषा हिंदी को डिक्लेयर कर दिया जाएगा नाम के लिए। कितने दिन तक? 15 वर्षों तक। अब दूसरे के पैरा 2 में, दूसरे में 2 पैरा है, पैरा 1 में बातें कह दी गई, पैरा 2 में कहा गया लेकिन इस 15 वर्षों की अवधि के दौरान राष्ट्रपति महोदय को यह अधिकार दिया गया कि यदि वे चाहेंगे तो वे किसी भी शासकीय प्रयोजन के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग या फिर अंकों के देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेंगे। स्पष्ट है? ये 3 बातें हैं। यही जो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला? ये जो फॉर्मूला है कि राजभाषा हिंदी होगी। कौन सी हिंदी? देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी। कौन सी हिंदी? देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी। और अंकों का जो रूप होगा वह देवनागरी रूप ना होकर के अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। इसी फॉर्मूले को हम लोग मुंशी आयंगर फॉर्मूला कहते हैं। कौन सा फॉर्मूला कहते हैं? मुंशी आयंगर फॉर्मूला। मुंशी आयंगर कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, 2 व्यक्तियों के नाम है। मुंशी मतलब कन्हैयालाल मुंशी, और आयंगर मतलब कृष्ण स्वामी आयंगर। आप लोग नोट कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। इन दोनों ने मिल करके यह सूत्र दिया था और इस प्रकार से ये अनुच्छेद 343 मैंने आपको पूरा बता दिया। सर, कन्हैयालाल मुंशी और आयंगर में पूरा नाम? कृष्ण स्वामी आयंगर। सर कृष्ण स्वामी या उसके बाद गोपाल स्वामी है? ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, गोपाल स्वामी आयंगर है। गोपाल स्वामी आयंगर, ठीक है, गोपाल स्वामी आयंगर, गोपाल स्वामी, ये गोपाल और कृष्ण से। पहला नाम एक बार रिपीट कर दीजिए सर। कन्हैयालाल मुंशी, कन्हैयालाल मुंशी। ठीक है, अब 343 का 1 और 2 क्लियर हो गया। अब 343 के 3 के ऊपर हम लोग चलते हैं। 343 के 3 में क्या कहा गया है कि 15 वर्षों की अवधि के पश्चात, अब देखिए 343 का 1 आप समझ गए, 343 के 2 में कहा गया कि ये 15 वर्षों की अवधि के दौरान क्या होगा। अब 15 वर्षों के पश्चात क्या होगा? जब 15 वर्ष खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा? 15 वर्षों के पश्चात विधि के द्वारा अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी रूप का प्रयोग उपबंधित किया जा सकेगा। है, तो ये 15 वर्षों की अवधि के पश्चात के लिए यह स्कोप दे दिया गया। इस तरीके से कुल 3 है अनुच्छेद के अंदर में 3 उपबंध है। अनुच्छेद 343 में 343(1), 343(2) और 343(3). 343(1) में मुंशी आयंगर सूत्र के तहत जो बातें कही गई हैं वो मैंने बता दिया। 343(2) में कहा गया है कि इन 15 वर्षों की अवधि के दौरान क्या होगा, 15 वर्षों की अवधि के पश्चात क्या होगा, यह 343(3) में कहा गया है। इस प्रकार से आप इसे ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344 में कहा गया कि
अब इन 15 वर्षों की अवधि के दौरान अंग्रेजी भाषा को धीरे धीरे प्रतिस्थापित करके उसकी जगह पे हिंदी भाषा को, चूंकि राजकीय प्रयोजनों के लिए, शासकीय प्रयोजनों के लिए पूर्ण रूप से काम में लाए जाने की ऐसी मंशा सरकार की थी और यही संविधान की मूल भावना के अनुरूप भी था, यही संविधान की मूल भावना थी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बात के उपबंध किए गए, इस बात का प्रबंध किया गया कि 5 वर्ष की समाप्ति पर एक आयोग का गठन किया जाएगा और उसके बाद यह आयोग, इस आयोग के लिए कुछ कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए, 344 में निर्दिष्ट किए गए और उसके बाद में यह कहा गया कि इसके अंतर्गत यह आयोग अपनी पूरी एक रिपोर्ट तैयार करेगा और इस रिपोर्ट के ऊपर एक समिति बनाई जाएगी जो समिति इसकी समीक्षा करेगी और समीक्षा करने के पश्चात यह समिति राष्ट्रपति महोदय को अपना एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और उसके रिपोर्ट के ऊपर राष्ट्रपति महोदय अपना आदेश जारी करेंगे और उसी आदेश से यह तय होगा कि 15 वर्षों के पश्चात क्या अंग्रेजी राजभाषा के रूप में प्रयोग होती रहेगी या हिंदी को पूर्ण रूप से राजभाषा बना दिया जाएगा। तो ये समिति और आयोग बनाने की जो प्रक्रिया के बारे में जो बंद किए गए हैं वह अनुच्छेद 344 में किए गए हैं। अनुच्छेद 344 एक में आयोग के गठन की बात की गई है 5 वर्ष की समाप्ति के पश्चात। 2 में आयोग के कर्तव्य की बात की गई है कि आयोग के कार्य क्या होंगे और इसके खंड 3 में आयोग की इसमें भी आयोग की जो सिफारिशें हैं, आयोग किस प्रकार से अपनी सिफारिशें करेगा और उन सिफारिशों को करते हुए आयोग किन बातों का ध्यान रखेगा। आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का, है ना, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का। अब देखिए ये सारे शब्दों का प्रयोग, वैज्ञानिक उन्नति का मतलब क्या हो गया कि विज्ञान की भाषा शुरू से ही, है ना, शुरू से ही विज्ञान की भाषा अंग्रेजी को माना जाता रहा है और आज भी विज्ञान की भाषा में अंग्रेजी का वर्चस्व बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए, और औद्योगिक, बिना विज्ञान के औद्योगिकरण संभव नहीं है। तो ये दोनों ही शब्द यानी कि औद्योगिक और वैज्ञानिक ऐसे शब्द हैं जो कि इस बात को उस समय भी पुष्ट करते थे कि नहीं, अंग्रेजी का प्रयोग चलता रहेगा आगे चल करके। तो यहाँ पे कहा गया कि आयोग जब अपनी सिफारिशें करेगा आवाज बंद हो गई, स्टक। मेरी आवाज आ रही है? सर नहीं आ रही। अब आ रही, मतलब अब बोलो सर, आ रही थी अब। मेरी आवाज आ रही है? सर थोड़ी कम आ सर रही अब है। आवाज आ रही है। थोड़ा सा क्लास में इंटरप्शन होगा क्योंकि बाहर में बहुत बारिश होने की वजह से लाइट चली गई है ना। लाइट जाने से वाईफाई बंद हो जाता है। मोबाइल से क्लास चलती रहेगी, हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। जब बीच में लाइट आ जाएगी तो फिर वापस हम लोग अपना पीडीएफ शेयर करके चालू कर देंगे, ठीक है। तो हम कहाँ थे? समिति की बात कर रहे थे कि एक समिति, तो 3 की बात हमने कर ली। तो 1 में क्या था? 1 में आयोग के गठन की बात की गई, दूसरे में आयोग के कर्तव्यों के बारे में बात की गई। मैं सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे बात कर रहा हूँ, बहुत डिटेल डिस्कशन, मतलब डिटेल नहीं जा रहा हूं मैं कि जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरे में क्या कहा गया? तीसरे में कहा गया कि यह जो आयोग है वो जब अपनी सिफारिशें करेगा तो किन बातों का ध्यान रखेगा। तो इसमें 3 शब्द हैं, इनको ध्यान रखें आप, औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक, है ना। इन तीनों शब्दों को ध्यान रखें कि औद्योगिक उन्नति, सांस्कृतिक उन्नति और वैज्ञानिक उन्नति का ध्यान रखा जाएगा और साथ में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्याय संगत दावों हितों का सम्मेलन। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? ठीक है सर, कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू। सर आवाज आ रही है मगर स्क्रीन नहीं आ रही सर, स्क्रीन शो नहीं है। हाँ, स्क्रीन इसलिए नहीं आ रही क्योंकि स्क्रीन लैपटॉप से शो हो रही थी। चलिए लाइट दिया है, 2 मिनट में वाईफाई चल जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीन इसलिए शो नहीं हो रही है क्योंकि वो वाईफाई ना, लैपटॉप वाईफाई से चल रहा था, इस वजह, ठीक है। तो इन 3 शब्दों को आप ध्यान में रखेंगे, औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का, ठीक है। और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्याय संगत दावों और हितों का भी सम्यक ध्यान रखा जाएगा। तो ये चीज 3 में, यानी कि 344(3) में कहा गया। अगर इस तरह का प्रश्न पूछ दिया जाए कि लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्याय संगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान, अभी लोक सेवाओं मतलब किस तरह की लोक सेवाओं की बात की जा रही है? सरकारी नौकरी की बात की जा रही है। सरकारी नौकरी के संबंध में अहिंदी भाषी, यानी कि वे लोग जिनको हिंदी नहीं पता है, उन लोगों को भी बराबर मौका मिले हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों के
बराबर ही मौका उनको मिलना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा जब आयोग अपनी सिफारिशें करेगा। किस बारे में सिफारिशें करेगा कि भाई संघ की राजभाषा क्या पूर्ण रूप से हिंदी को बना दिया जाना चाहिए। तो ये सारी बातें 344(3) में उल्लिखित। 344(4) में क्या है? 4 में एक समिति के गठन की बात की गई है। वह समिति क्या करेगी? आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करेगी और उस समिति में 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे। इस तरह से उस समिति को गठित किया जाएगा और उसके पश्चात यह इस समिति का कर्तव्य क्या होगा, इसके बारे में बात की गई है खंड 5 में। और खंड 6 में यह कहा गया है कि यह समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और उस रिपोर्ट के ऊपर राष्ट्रपति महोदय अपना आदेश जारी करेंगे और यह आदेश 1960 में जारी किया गया। तो कुल 6 खंड है 344 की। 344(1) में आयोग के गठन की बात की गई है। 344(2) में आयोग के कर्तव्यों की बात की गई है। 344(3) में यह बात कही गई है कि आयोग सिफारिशें करते हुए किन बातों का ध्यान रखेगा? औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति, देश के औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का ध्यान रखेगा। और साथ ही लोक सेवाओं में अहिंदी भाषी, पहले अहिंदी कहते थे, आजकल हिंदीतर कहते हैं। अहिंदी कोई नहीं है, सब हिंदीतर है। हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के लोगों के न्याय संगत दावों का, यानी कि उनके जो अपने दावे हैं कि भाई हमें भी नौकरी मिलनी चाहिए केंद्र सरकार में, केवल इस वजह से कि हम हिंदी नहीं जानते हैं, हमारे साथ भेदभाव ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा जब भी आयोग अपनी सिफारिशें करेगा। ये 3 में तो यानी कि जो पहले 3 पार्ट है 344 में 1, 2 और 3 वह राजभाषा आयोग से संबंधित है। 4, 5 और 6 ये राजभाषा समिति से संबंधित। तो 344(4) में क्या कहा गया? समिति के गठन की बात की गई। उस समिति में 30 लोग होंगे, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। 4 में क्या कहा गया? 4 में समिति हो गई। 5 में क्या कहा गया? समिति के कर्तव्यों के बारे में बात कही गई है। और 6 में क्या कहा गया कि समिति के प्रतिवेदन पे राष्ट्रपति अपना आदेश पारित करेंगे। स्पष्ट है? इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है। 344 के 6 सेगमेंट है, ध्यान में रखना है। 343, हाँ ठीक है, वाईफाई मेरा भी स्टोर हो गया। तो 343 में 3 खंड है, आपको ध्यान रखना है। 344 में टोटल 6 खंड है, आपको ध्यान में रखना है। मनोज जी आप बंद कीजिए, प्रेजेंट करना। हाँ ओके। दिखना तो चाहिए स्क्रीन, मेरा यहाँ पे शेयर ऑलरेडी हो चुका है। आवाज आ रही है मेरी? जी सर। यस सर। ओके, दूसरे लिंक से। अभी मेरी आवाज आ रही है? यस जी सर। सर आ रही है, स्क्रीन भी शो हो रही है। अरे, थोड़ा सा थोड़ी इंटरप्ट करी थी बीच में, ठीक है।
तो यहाँ तक अभी स्पष्ट हो गया, और आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हम इसको और भी स्पष्ट करेंगे। मैं आपको मोटे तौर पर बताते चल रहा हूँ कि क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं अध्याय 2 में। अच्छा, यह भी आपको ध्यान में रखना है कि अधिनियम माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में जितने भी अनुच्छेद हैं इनको अलग अलग अध्यायों में बांटा गया है। ठीक है, अध्याय 1 में 343 और 344 है, अध्याय 2 में 345, 346 और 347। तो 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। राज्य की राजभाषा क्या होगी? राज्य की राजभाषा के बारे में अनुच्छेद 345 में जिक्र किया गया है, और इसमें कहा गया है कि राज्य में जो भी भाषा प्रयोग में लाई जाती है, उसमें से किसी भी भाषा को, है ना, या किसी एक से अधिक भाषाओं को भी उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए मतलब राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा, या फिर हिंदी को या फिर किसी भी एक अन्य भाषा को। अब यहाँ पे 345 में यह उपबंध किया गया, परंतु इसके साथ साथ 345 में यह भी कहा गया कि किसी भी भाषा का उपबंध करने के लिए राज्य का विधानमंडल विधि के द्वारा ऐसी भाषा का उपबंध करेगा और उसे अपने राज्य का राजभाषा पारित किया जाएगा। लेकिन जब तक ऐसा नहीं किया जाता है तब तक अंग्रेजी उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जाती रहेगी। यानी कि जिस प्रकार से संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी प्रयोग में लाई जाती रहेगी, उसी प्रकार से राज्यों के राजकीय प्रयोजनों के लिए भी अंग्रेजी तब तक प्रयोग में लाई जाती रहेगी जब तक कि उस राज्य के विधानमंडल विधि के द्वारा किसी अन्य भाषा का उपबंध निश्चित न कर दे। ठीक है, या किसी अन्य भाषा को प्राधिकृत न कर दे। तो ये 345 में यह बात कही गई है। 346 में कहा गया है कि किन्हीं दो राज्यों के बीच या फिर राज्य और संघ कहने का मतलब यहाँ पे केंद्र सरकार से है, केंद्र से है, तो राज्य और संघ के बीच में जो पत्राचार होगा, जो लेटर कोरेस्पोंडेंस होगा, उसकी भाषा क्या होगी? तो उसकी भाषा संघ के शासकीय परियोजनाओं में उस समय, जिस समय भी पत्राचार किया जा रहा होगा, उस समय संघ की जो भी भाषा निर्दिष्ट होगी, चाहे वो अंग्रेजी हो चाहे वो हिंदी हो, तो उसी भाषा में संघ और राज्यों के बीच में पत्राचार होंगे, और उसी भाषा में दो राज्यों के बीच में भी पत्राचार होंगे। परंतु यदि दो से अधिक राज्य इस बात का आपस में करार करते हैं कि हम लोगों की चाहे राजभाषा कुछ भी हो, परंतु हम लोग आपस में जो पत्राचार करेंगे वो हम लोग हिंदी में करेंगे, तो वे लोग आसानी से हिंदी में पत्राचार कर सकते हैं। 347 में इस बात का उपबंध किया गया कि मान लीजिए कोई एक राज्य है, बहुत बड़ा राज्य है। भारत में कहा जाता है कि भारत अनेकताओं में एकता का देश है, और यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लगभग 600-650 भाषाएं बोली जाती हैं, मतलब भाषाएं, बोलियां, है ना, बहुत सारे 600-700 भाषाएं और बोलियां भारत में बोली जाती हैं। तो यहाँ पे अगर किसी राज्य की कोई एक जनसंख्या, कोई एक निश्चित जनसंख्या है, वह कोई एक भाषा बोलती है, जो भाषा के बारे में वह चाहती है कि हमारी ये जो भाषा है, चूंकि एक हमारा समूह है, हमारी एक निर्दिष्ट जनसंख्या है जो ये भाषा बोलती है, तो इस भाषा को हमारे राज्य की राजभाषा का दर्जा मिले, क्योंकि भाषा किसी भी समूह के संस्कृति की परिचायक होती है, या यूं कहें कि संस्कृति की वाहक होती है, तो शायद गलत नहीं होगा। भाषा ही किसी भी संस्कृति को लेकर के आगे बढ़ती है, तो एक कैरियर के रूप में काम करती है। तो कोई भी समूह या कोई भी जाति या कोई भी एक विशेष समुदाय ऐसा नहीं चाहेगा कि उनकी भाषा विलुप्त हो जाए। तो जाहिर सी बात है कि जिस भाषा को बोलने वालों की संख्या कम होती जाएगी, वह भाषा खतरे में आ जाएगी, वो एंडेंजर्ड स्पीसीज हो जाएगी। मतलब भाषा के हिसाब से यदि हम कहें, भाषा के परिप्रेक्ष्य में यदि हम इस बात को कहें, तो इसी कारण से यह प्रावधान किया गया कि यदि किसी राज्य की कोई एक जनसंख्या यह चाहे कि हमारे द्वारा बोली जाने वाली भाषा हमारे राज्य की राजभाषा के रूप में उसको पहचान मिले, और राज्य के जो राजकाज हैं वह ऐसी भाषा में भी किया जाए, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि राष्ट्रपति महोदय यदि चाहेंगे उस राज्य के किसी भी राजकीय परियोजनाओं के लिए या सभी राजकीय परियोजनाओं के लिए, उस राज्य की किसी एक पर्टिकुलर भाग के लिए या समुच्चय राज्य के लिए किसी एक ऐसी भाषा का जो किसी एक विशेष समुदाय के द्वारा बोली जाती है, उसका प्रयोग वह उपबंधित कर सकेंगे। ऐसा करने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय को दिया गया है अनुच्छेद 347 के द्वारा। अनुच्छेद 347 के द्वारा इसका उदाहरण है कि वेस्ट बंगाल,
पश्चिम बंगाल के अंतर्गत सिलीगुड़ी वाला जो एरिया है वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेपाली भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो उन लोगों की मांग की वजह से पश्चिम बंगाल की जितनी भी राज्य की राजभाषा है उसमें नेपाली भी एक राजभाषा है, जो अनुच्छेद 347 के तहत उसे राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। इस प्रकार से और भी कई सारे राज्यों में कई सारी भाषाओं का उपबंध किया गया है, ठीक है। तो 347 यह कहता है। अब हम 348 के ऊपर आते हैं, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे अधिक प्रश्न बनने की यहाँ से संभावना रहती है। 348 एक तरह से देखा जाए तो पूरे तरीके से जो प्रशासनिक कार्यवाही है उसकी भाषाओं के बारे में 348 ही व्याख्या करता है। 348 में सारी चीजें उल्लिखित है। 348 तीन भागों में है, मतलब जैसे हमने 343 देखा 3 भागों में, 344 देखा 6 भागों में, 345 एक भाग में है, 346 एक भाग में है, 347 एक भाग में है, 348 अगेन 3 भागों में है। 3 में पहले भाग के 2 भाग है, 2 उपभाग है, और फिर दूसरा जो उपभाग है ना उसके 3-4 अलग अलग और भी उपभाग है। तो हमें इस प्रकार से इसे थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 348 में क्या कहा गया है? 348 में सबसे पहले तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के भाषा के बारे में बात की गई है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के कार्यवाहियों के भाषा के बारे में बात की गई है। फिर उसके अतिरिक्त इसमें यह भी कहा गया है कि संसद की जो कार्यवाहियां होंगी, पहले हमने जो 210 पढ़ा, 210 से और 348 से आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। 348 और 210 या 120 इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 348 में संसद के द्वारा जो दस्तावेज पारित किए जाएंगे ना, दस्तावेज, इनकी भाषा के बारे में बात की गई है। 120 और 210 में संसद के कार्यवाही, मतलब संसद में जो काम की भाषा होगी, यानी कि जो भी संसद को संबोधित करने की भाषा, संसद किस भाषा में चलेगी या विधानमंडल किस भाषा में चलेंगे, इसके बारे में बात 120 और 210 में की गई है। जबकि 348 में संसद से पारित किए जाने वाले दस्तावेजों के बारे में बात की गई है, संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों के बारे में, संशोधनों के बारे में, राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा पारित किए जाने वाले अध्यादेशों के बारे में, विधेयकों के बारे में, नियमों के बारे में, विनियमों के बारे में, है ना, उपनियमों के बारे में, इन सब के बारे में यहाँ पे बात की गई है। कहाँ पर? 348 के अंतर्गत। तो 348 एक में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। इसी के दूसरे भाग में बी में कहा गया है कि संसद के प्रत्येक सदन में या विधानमंडल में, ठीक है, यहाँ राज्य और संघ दोनों की बातें एक साथ चल रही हैं, दोनों की बातें एक साथ चल रही हैं। तो संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडल के सदनों में जो भी विधेयक है ना, विधेयक की अंग्रेजी बताते चलिए फटाफट। बिल। बिल। संशोधन, अमेंडमेंट्स, ठीक है। तो जो भी बिल और अमेंडमेंट्स पेश किए जाएंगे, है ना, प्रस्तुत किए जाएंगे संसद में या विधानमंडल में, इनकी भाषा क्या होगी? अंग्रेजी होगी। उसके बाद जब बिल आप पेश करते हैं तो बिल निकलता कैसे है? भाई संसद में बिल जाता है और निकलता क्या है? कानून बन के। और निकलता क्या है? एक्ट। बिल अंदर घुसता है और एक्ट बाहर निकलता है ना। तो बिल जो अंदर हम लोग, मतलब जो हम प्रस्तावित करेंगे वह बिल है, और जो पारित होकर बाहर आएगा वह एक्ट है। तो इन दोनों की भाषा क्या होगी? क्या होगी? अंग्रेजी होगी। फिर एक्ट जब पारित होगा तो एक्ट के ऊपर क्या बनाए जाएंगे? रूल्स बनाए जाएंगे। फिर क्या बनाए जाएंगे? रूल्स को फॉलो करवाने के लिए रेगुलेशंस बनाए जाएंगे, है ना। और क्या बनाए जाएंगे? बाई लॉज बनाए जाएंगे, है ना, बाई लॉज बनाए जाएंगे। तो रूल्स बनेंगे, रेगुलेशंस बनेंगे, बाई लॉज बनेंगे। तो ये सारे दस्तावेज जो है ये संसद के द्वारा पारित किए जाते हैं। इन सब की भाषा के बारे में क्या उपबंध किया गया कि ये सारी इन सब की भाषा क्या होगी? अंग्रेजी होगी। कहाँ कहा गया है? 348 में कहा गया है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें राष्ट्रपति या राज्यपाल महोदय जो अध्यादेश जारी करते हैं, है ना, अध्यादेश जारी करते हैं, तो अध्यादेश ऑर्डिनेंसेस की भाषा के बारे में भी यहाँ पे बात की गई है। और उसके पश्चात जैसा मैंने आपको बताया, सभी आदेशों, जितने भी ऑर्डर्स पास होंगे, जितने भी रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, बाईलॉज होंगे, है ना, इन सब की अंग्रेजी भी जान लीजिए आप। ऑर्डर्स, आदेश को क्या बोलते हैं? ऑर्डर। नियम को क्या बोलते हैं? रूल्स।
विनियम को Rules. क्या बोलते हैं? Regulation. रेगुलेशंस। और उपविधियों को क्या बोलते हैं? Bylaws. BYE, बाई LOWS, बाय लॉज। हाँ बाई लॉज। ठीक है, तो ये हो गया। प्रख्यापित, एक शब्द यहाँ पे यूज किया गया, प्रख्यापित। प्रख्यापित को क्या बोलते हैं? प्रोमलगेटेड। अध्यादेश को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे यह कहा जा रहा है खंड 1 के उपखंड क में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। यानी कि जो 348(1) में कहा गया है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी, तो इसके लिए अब इसके भाग 2 में हम आते हैं। ये क्या है इसका? ये मुझे लग रहा है कि 2 नंबर यहाँ से उड़ गया है, मिट गया है, जो भी होगा। यहाँ पे इसको, यहाँ से नंबर 2 है, यहाँ से नंबर 2 है, यहाँ तक क्या है? 348 का 1 है, 348 का 1 है। 348 के 1 का पहला भाग क्या है? पहला भाग ये है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी होगी। उसका दूसरा पार्ट क्या है? उसके दूसरे पार्ट में फिर कितने हैं? अलग अलग 3 उपभाग हैं। 3 उपभागों में पहले उपभाग में क्या कहा गया है? पहले उपभाग में कहा गया है कि सभी विधेयक और उनके संशोधन जो कि हम लोग संसद में प्रस्तावित करते हैं, है ना, प्रपोज्ड, ऑल द प्रपोज्ड बिल्स एंड प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स। ठीक है, तो ये जो प्रपोज करेंगे ना, जो मतलब 1 का बी का रोमन 1 ऐसे, इसमें क्या है? प्रपोज्ड किए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रपोज्ड किए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स। 1 के बी का रोमन 2 में अध्यादेशों की बात की गई है और अधिनियमों की, पारित किए गए अधिनियम और अध्यादेश। क्योंकि जितने भी नियम, आदेश, विनियम बनेंगे ना, उनका आधार क्या होगा? वह किस आधार पे बनाए जाएंगे? हेलो, Yes, sir. आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर आपकी आवाज। हाँ, तो किस आधार पे बनाए जाएंगे? जो भी नियम, विनियम, उपनियम, उपविधि बनेंगे वो किस आधार पे बनेंगे? उनका आधार क्या होगा? उनका आधार एक्ट होगा, के आधार, हाँ, एक्ट जो के भी आधार। अधिनियम या जो भी ऑर्डिनेंस पास होंगे उन्हीं के आधार पे बनेंगे। ठीक है ना? तो दूसरे में क्या है कि अधिनियमों और अध्यादेशों की बात की गई है, और 1B के तीसरे में क्या कहा गया है? उसमें बाकी अधिनियमों और अध्यादेशों के ऊपर आधारित, है ना। इनके बाद फिर अगला स्टेप क्या आता है? अगला स्टेप आता है आदेशों का, ऑर्डर्स। अधिनियम निकल गया, अधिनियम को लागू कैसे करवाएंगे आप? तो उसके लिए आप ऑर्डर्स पास करेंगे, आप रूल्स बनाएंगे, आप रेगुलेशंस क्रिएट करेंगे। रूल्स को, रेगुलेशंस का मतलब क्या होता है? नियम और विनियम में क्या अंतर होता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड रेगुलेशन? नियम किसी भी काम को कैसे करना है, वह नियम होता है, और उसको करना सुनिश्चित कैसे किया जाए, वह विनियम होता है। रेगुलेशंस मतलब आपको लाल बत्ती देख के रुकनी है, यह नियम है, और नहीं रुकेंगे तो 500 रुपये फाइन लगेगा, यह विनियम है, रेगुलेशन है ना। तो इस प्रकार से नियम, विनियम, ये मैं क्यों इस तरीके से बता रहा हूं? ताकि चीजें आपके दिमाग में स्पष्ट हो जाए। क्योंकि देखिए, राजभाषा अधिनियम और जो भी राजभाषा प्रावधान है ना, इसमें मुश्किल क्या है कि ये सारे शब्द और ये सारे जो टर्मिनोलॉजी है ना, उनसे आपको थोड़ा फैमिलियर होना पड़ेगा। एक बार आप फैमिलियर हो जाएंगे ना, तो चीजें बिल्कुल आपके दिमाग में पिक्चर की तरह क्लियर होती चली जाएगी। इसीलिए मैं थोड़ा सा इस तरीके से आपको डीप में जाकर के बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप इससे फैमिलियर हो जाए। ये हो गया आपका। तो ये पूरी जो कहानी है ना, ये पूरी कहानी 348(1) के अंतर्गत ही है। अभी तक 2 शुरू ही नहीं हुआ है। अब 2 कहां से शुरू होता है? 2 शुरू होता है यहां से, यहां से 2 शुरू होता है। और 348(2) में कहता है कि खंड 1 के उपखंड क में, उपखंड का क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों की भाषा अंग्रेजी होगी। उसमें किसी बात के होते हुए भी यदि राज्यपाल चाहें तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है, उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में। कौन से उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में?
जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है। तो सामान्यतः सभी राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है, मतलब सभी राज्यों में मतलब एक राज्य में एक उच्च न्यायालय उस राज्य के लिए निर्दिष्ट होता है। तो जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय परियोजनों के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात और कही गई है, परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को लागू नहीं होंगे। तो ये तीन जो चीजें हैं ना, वो ये जो तीन चीजें हैं, यानी कि निर्णय, डिक्री और आदेश, इनको एक्सक्लूड किया गया है। निर्णय को, डिक्री को और आदेश को इससे एक्सक्लूड किया गया। मतलब अधिनियम 348 के तहत निर्णय, डिक्री और आदेश हर हालत में अंग्रेजी में ही जारी किए जाएंगे। इनके लिए अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी और भाषा को निर्दिष्ट इवन यहाँ तक कि राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय भी नहीं कर सकते। हालांकि इसे अधिनियम 1963 में जाकर के बदल दिया गया, परंतु 348 तक की स्थिति यही है, जिससे अभी आपको ध्यान में रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। खंड 1 के उपखंड, हाँ अब यहाँ पे ये जो है ये 2 है और ये 3 है। ये 348 3 है, ये 2 गलत लिखा गया है। ये 348 3 है। 348 में कुल 3 खंड है, 1, 2 और 3। 2 मैंने बता दिया। तीसरे में ये कहता है कि खंड 1 के उपखंड ख में किसी बात के होते हुए भी, एक बार पढ़िए, कोई एक बार पढ़े। खंड 1 के उपखंड ख में, ये पूरा पढ़ना है ना सर? हाँ हाँ पूरा पढ़िए। खंड 1 के उपखंड ख में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी राज्य के विधानमंडल ने उस विधानमंडल में पुनः स्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा 4 में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है, वहां उस राज्य के राज्यपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। ठीक है, अब ये जो 348 3 है, इसको आप इस प्रकार से समझें। ये क्या कहना चाहता है कि जब 348 में कहा गया कि उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी या फिर कोई अन्य भाषा भी प्राधिकृत की जा सकती है, या फिर विधि के द्वारा, यदि विधानमंडल, कोई विधानमंडल चाहता है तो विधि के द्वारा यह आदेश पारित करके और उस राज्य के अन्य शासकीय परियोजनों के लिए, यानी कि जैसा कि मैंने बताया अध्यादेशों के लिए, विनियमों के लिए, नियमों के लिए, अधिनियमों के लिए और प्रस्तावित किए जाने वाले संशोधनों के लिए या फिर विधेयकों के लिए अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में जिस भाषा में भी, जो भाषा भी उपबंधित किया जाएगा, उस भाषा के साथ साथ ऐसे सभी दस्तावेजों का अंग्रेजी में अनुवाद, ठीक है, उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। और यहीं से अनुवादक जो होते हैं ना, उनका औचित्य यहीं से बनने की शुरुआत होती है, क्योंकि यहाँ पे इस बात का उल्लेख किया गया है। और अगर हम कहें तो संवैधानिक प्रावधानों में सबसे पहले यहीं पर अनुवाद शब्द का उल्लेख आया है। यहीं से अनुवाद शब्द शुरू हुआ है और फिर आगे धीरे धीरे अनुवाद की महत्ता और अनुवाद का जो प्रतिशत है, संवैधानिक मतलब जो भी राजभाषा अधिनियम है और राजभाषा नियम है और उसके बाद राजभाषा विभाग है, उसमें अनुवादकों का महत्ता बढ़ना शुरू हो गया है और उनकी मांग बढ़ने लगी। इसके पीछे यहीं से यह शुरुआत हुआ कि भाई यदि आप अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा को प्राधिकृत करते हैं तो उसका अंग्रेजी में जो अनुवाद होगा वह उसका अंग्रेजी में ऑथराइज्ड पार्ट होगा। यानी कि यदि हम उसे अंग्रेजी में पढ़ते हैं
तो वह अंग्रेजी में ऑथराइज पाठ उसका होगा। और ऑथराइज पाठ किस प्रकार से होता है? ऑथराइज पाठ के लिए इसे उस राज्य के राजपत्र में उसे प्रकाशित कराया जाता है, उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से। ठीक है, तो यह और यही बात आगे चल के हिंदी भाषा के बारे में भी अधिनियम 1963 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें यह बात कही गई है कि जहां पर हिंदी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा को यदि प्राधिकृत किया गया है तो वहां पे अंग्रेजी में अनुवाद अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ और उसका हिंदी में अनुवाद हिंदी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। ये आगे चल के अधिनियम 1963 में जोड़ा गया। ठीक है, तो ये आपका 3 भाग में 348 अनुच्छेद 348 ये आपको मैंने बताया। अनुच्छेद 349 में 348 को मूल रूप से प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए 349 बनाया गया है। 349 348 का प्रोटेक्शन है। इसमें यह कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ के 15 वर्षों की अवधि के दौरान, ठीक है, अनुच्छेद 348 के खंड 1 में उल्लिखित, खंड 1 में क्या उल्लिखित है? खंड 1 में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की भाषा है। खंड 1 में क्या उल्लिखित है? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की भाषा के बारे में है। और क्या है? संसद के द्वारा या संसद में प्रस्तावित किए जाने वाले दस्तावेजों या पारित किए जाने वाले दस्तावेजों और विधान मंडलों में प्रस्तावित किए जाने वाले या इनके द्वारा पारित किए जाने वाले दस्तावेजों की बात की गई है। तो ये पूरा सब कुछ अनुच्छेद 348 के खंड 1 में कहा गया है। तो ये कहा गया है कि ये 348 के खंड 1 में जो भी प्रयोजन है, जो भी दस्तावेजों की बात की गई है, इन दस्तावेजों के की भाषा है जो है, उस भाषा को बदलने के लिए या उस भाषा में संशोधन के लिए कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना उसे प्रस्तुत नहीं किया जाएगा 15 वर्षों तक ये जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा की बात की गई है उसे नहीं बदला जा सकता है। यहां तक कि संसद में किसी भी तरह का संशोधन, किसी भी तरह का विधेयक प्रस्तावित ही नहीं किया जा सकता है। यदि सरकार ऐसा प्रस्तावित करना चाहती भी है तो प्रस्तावित करने के लिए उसे राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ेगी और राष्ट्रपति भी ऐसी कोई मंजूरी देते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 344 के अधीन जो आयोग गठन किया गया, राजभाषा आयोग, उनकी सिफारिशें इस बारे में क्या थी और उस आयोग की सिफारिशों के ऊपर समिति की रिपोर्ट क्या थी, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए तभी राष्ट्रपति महोदय भी मंजूरी देंगे। मतलब यहाँ पे राष्ट्रपति महोदय को भी बाधा गया है कि भाई आप अपनी इच्छा से मंजूरी नहीं दे सकते। सरकार पहली बात तो अपनी इच्छा से प्रस्ताव ला ही नहीं सकती है, संशोधन ना ला सकती है, न विधेयक ला सकती है। सरकार को यदि कोई विधेयक या संशोधन लाना है, 348 में जो भी प्रयोजन है उनमें किसी भी तरह का बदलाव लाने के लिए, तो ऐसे किसी भी प्रस्ताव को लाने के लिए राष्ट्रपति महोदय की पूर्व अनुमति आवश्यक है। और राष्ट्रपति महोदय अनुमति कब देंगे? वह अनुमति देने से पहले राजभाषा आयोग और समिति की जो रिपोर्ट होगी उसके ऊपर सम्यक ध्यान करने के बाद उसी के दायरे में रह करके ही ऐसी कोई अनुमति प्रदान करेंगे। इस प्रकार से इसे पूरा बांध दिया गया है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि 349 जो है वह 348 का प्रोटेक्शन है। इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रखें। अब हम चलते हैं 350 से पिछले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो 350 को ना आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे, बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण है। 350 में एक तो 350 है, बिल्कुल अलग है। अच्छा, 350 अनुच्छेद के बारे में खास बात ये आप जान लें कि 350 में ना अलग अलग 3 बातें हैं। 350 में अलग है, 350 क में अलग है और 350 ख में अलग है। और ये तीनों अलग ही है, मतलब इन तीनों का ना एक दूसरे से बहुत ज्यादा संबंध नहीं है। 350 क्या है? 350 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य का निवासी हो, यदि उसे कोई व्यक्तिगत समस्या है और उसे अपनी व्यक्तिगत समस्या के बारे में सरकार को, राज्य सरकार को या संघ सरकार को, केंद्र सरकार को, किसी को भी यदि कोई अभ्यावेदन यानी कि रिप्रेजेंटेशन देना है, अभ्यावेदन
अभ्यावेदन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन, है ना, रिप्रेजेंटेशन। और आवेदन को क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। आवेदन को एप्लीकेशन बोलते हैं। आवेदन सामान्य परिस्थितियों के लिए प्रयोग किया जाता है। अभ्यावेदन जब सरकार के प्रति किसी तरह का कोई ग्रीवेंसेज हो, है ना, किसी संस्था के प्रति कोई ग्रीवेंसेज हो और आपको अपनी बात रखनी हो, तो ऐसी परिस्थिति में आप रिप्रेजेंटेशन देते हैं, अभ्यावेदन से कहते हैं। और आवेदन किसी भी सामान्य स्थिति में कोई अगर आप अपना निवेदन रखना चाहते हैं तो आप उसके लिए आवेदन दे सकते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। ठीक है, तो 350 में यह कहा गया है। 350 क में क्या कहा गया है? 350 में यह कहा गया है कि भाई यदि कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी रिप्रेजेंटेशन देना चाहता है, उसका कोई भी ग्रीवेंसेस है, किसी तरह का कोई भी ग्रीवेंसेस है, तो वह जो है उस राज्य में, जिस राज्य में वह रहता है ना, उस राज्य में प्रयोग होने वाले किसी भी भाषा में वह अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। या फिर यदि वो केंद्र सरकार को देना है तो केंद्र सरकार को संघ को यदि उसे देना है तो वह हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से किसी भी भाषा में अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। और वही यदि राज्य में उसे राज्य सरकार को देना है तो राज्य सरकार को भी वह हिंदी या अंग्रेजी में दे सकता है। जैसे मान लीजिए कि वह कोई तेलुगु प्रदेश में, यानी कि आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में है, तो वह तेलुगु में अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। वह संघ सरकार को भी, यानी कि केंद्र सरकार को भी, यदि वह आंध्र प्रदेश का रहने वाला व्यक्ति है, उसकी मातृभाषा तेलुगु है, तो तेलुगु में अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति विशेष जो है वो किसी भी सरकारी संस्था को, सरकार को, संघ सरकार को, राज्य सरकार को, किसी भी भाषा में, जिस भाषा में वह अपने आप को कंफर्टेबल समझता है, अपना अभ्यावेदन दे सकता है। यह 350 है, यह 350 है। 350 का अलग है, 350 अलग है, 350 का अलग है, दोनों एक दूसरे से ज्यादा। सर इसमें जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस होंगे उसमें ही दे सकता है या किसी सर जो रीजनल बोली वगैरह है उसमें भी दे सकते हैं? देखिए ऐसा है कि व्यक्तिगत अभ्यावेदन तो वो किसी भी भाषा में दे सकता है, व्यक्तिगत अभ्यावेदन तो वो किसी भी भाषा में दे सकता है। ठीक है, आगे चल करके अधिनियम में इसके बारे में और भी स्पष्टीकरण है, वो किसी भी भाषा में दे सकता है। ठीक है, इसमें 8वीं अनुसूची की भाषाओं से कोई मतलब नहीं। इसे इस प्रकार से बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी नागरिक, उसे अगर अपनी बात सरकार तक पहुंचानी हो तो उसके रास्ते में भाषा कोई अड़ंगा नहीं बननी चाहिए। भाषा का कोई मतलब भाषा का बार नहीं होना चाहिए। ठीक है जी सर, थैंक यू। 350 क में क्या कहा गया है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। इसे यदि आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आप में से अगर किसी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी यदि पढ़ी होगी तो आपको लगेगा कि ये शब्द जो है वो तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बार बार दोहराए गए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस बात पे बहुत जोर दिया गया है कि प्राथमिक जो शिक्षा होगी वह मातृभाषा में दी जाए। नई शिक्षा नीति का सबसे बेस मतलब यही एक परिवर्तन जो आपको देखने को मिलेगा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और नई शिक्षा नीति 2020 में, वो ये है कि नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। परंतु इसका उल्लेख ऑलरेडी पहले से अनुच्छेद 350 क में है। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं कही जा रही है नई शिक्षा नीति में। यह ऑलरेडी पहले से हमारे संवैधानिक प्रावधानों में यह बात उपलब्ध है, मौजूद है। हमने नई शिक्षा नीति में उसे और विस्तार दिया है और उसे हमने एग्जीक्यूट करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी राज्य जो है, राज्य के भीतर जो भी भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उन्हें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं देने का प्रयास करेगा। और राष्ट्रपति राज्य को ऐसे निर्देश देंगे कि वह यह सुनिश्चित करे कि जो भी भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग है, यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया है, भाषाई अल्पसंख्यक, यानी कि कोई ऐसी भाषा जिसको बोलने वाले कम लोग हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जबरदस्ती कहें कि नहीं, तुम अगर ये भाषा बोलते हो और तुम बोलने वाले मात्र इतने कम ही लोग हो तो तुम्हें इस भाषा के बारे में हम शिक्षा नहीं देंगे, तुम आकर के जबरदस्ती हमारी भाषा सीखो। नहीं, हमें उसकी भाषा को भी कंजर्व करना है और इसके लिए
जितनी जो भी आवश्यक उपाय है वो राज्य सरकार को कर्तव्य है कि वह ऐसे उपाय करे, और इसके लिए राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है, ये शक्ति प्रदान की गई है इस अनुच्छेद के द्वारा कि वह राज्यों को इस प्रकार के निर्देश दे कि भाई आप इस तरह के सुविधाएं उपलब्ध कराओ, ताकि भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को भी अपनी मातृभाषा में शिक्षा वो प्राप्त वो लोग कर सकें, ताकि उनकी भाषा जो है, उनकी भाषा कंजर्व रह सके, संरक्षित रह सके, उनकी भाषा विलोप ना हो। तो ये 350 क कहा गया है। 350 ख अगर देखेंगे तो थोड़ा बहुत 350 क और ख कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी एक अलग ही एस्पेक्ट है। यहाँ पे कहा गया है कि जो भी भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग है उन लोगों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, और इसे राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, और वह क्या करेगा कि जो भी भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग है उनकी भाषा को संरक्षित करने के लिए जो भी उपाय है वो करेगा, और उसके लिए उसका अन्वेषण करेगा, उसके लिए राष्ट्रपति महोदय को रिपोर्ट देगा, और राष्ट्रपति महोदय इस रिपोर्ट को संसद में रखवाएंगे और फिर सभी राज्य सरकार को भिजवाएंगे और कहेंगे कि इस रिपोर्ट में जो भी अनुशंसाएं की गई हैं, जो भी रिकमेंडेशन की गई हैं, उसके अनुसार आप भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों को सुरक्षा संरक्षा सुविधा मुहैया कराओ, ताकि उनकी भाषा बची रहे, उनकी भाषा का लोप न होने पाए। तो कुल मिला जुला करके 350 क और ख में ना 350 क और 350 ख में जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग हैं, यानी कि कम ऐसी भाषा जो कम लोगों के द्वारा बोली जाती है, तो उसके उनके संरक्षा के लिए कहा गया है। 350 क में क्या कहा गया है कि मातृभाषा में शिक्षा दिया जाना। 350 ख में कहा गया है कि जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग है उनकी भाषा को संरक्षित करने के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा, और वह अधिकारी अपना प्रतिवेदन बनाएगा, विस्तृत जांच करेगा, प्रतिवेदन बनाएगा, राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखेंगे, और उसके पश्चात उसे राज्य सरकारों को भिजवाएंगे, और राज्य सरकारें जो है ऐसे प्रतिवेदन के आधार पर आगे अपने राज्य में और उस क्षेत्र विशेष में जो भी भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग है उनकी भाषा की रक्षा करने के लिए और उन्हें मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए जो भी उपाय आवश्यक है वो उपाय वह राज्य सरकार करेगी। तो ये 350 क और ख। प्रश्न क्या था पिछले साल में कि व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के संबंध में उपबंध कौन से अनुच्छेद में किए गए हैं। प्रश्न था कि व्यथा के निवारण के लिए ना, व्यथा के निवारण के लिए, तो इसमें ऑप्शन क्या दे दिया था 350, 350 क, 350 ख और 351, ऐसे कुछ ये 4 ऑप्शन थे। अब इसमें क्या है कि देखिए 300, अगर आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होना बिल्कुल लाजमी है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि 350 अलग है, 350 क अलग है, 350 ख अलग है। 350 क और ख 350 का पार्ट नहीं है, तो 350 ये है, क और ख अलग है। क और ख भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों की बात करता है, और 350 जो है वह व्यथा के निवारण के बारे में अभ्यावेदन की भाषा की बात करता है। स्पष्ट है। 351 कल ऑलरेडी संतोष सर ने बहुत ही विस्तृत तरीके से आप लोगों को 351 के बारे में समझाया था। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश इसमें दिए गए हैं, है ना। भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, है ना, इस तरह से हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाने की बात की गई है। आपने ऑलरेडी कल इसे पढ़ा हुआ है। इस प्रकार से ये पूरा जो है 343 से लेकर के 351 ये संवैधानिक अनुच्छेद। अब हमारे पास कुछ प्रश्न हैं जिसे हम लोग देखेंगे, जो मुख्य हमारा आज का मुद्दा है। अब ये जो है इसमें एक्सटेंशन क्यों नहीं आ रहा है, ये मेरे समझ से बाहर है। चलिए, प्रश्न कोई पढ़ेगा, करेगा मेरी मदद। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए सन 1950 से 1960 के मध्य निम्नोक्त में से कौन सी भाषा का प्रयोग अनुच्छेद 343 के तहत उपबंधित किया गया था। क हिंदी, ख अंग्रेजी, ग दोनों, घ कोई नहीं।
अंग्रेजी। हिंदी। हिंदी। दोनों। अरे दोनों आएगा भैया। दोनों सर। है ना। देखिए अब बात यही है कि आज मेरे पास किसी का फोन आया था, कोई आप ही लोगों की तरह की कोई एस्पिरेंट थी, तो उन्होंने मुझे फोन किया था कि सर हमने संडे को आपका ओरिएंटेशन सेशन किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, मुझे बिल्कुल एकदम क्लियर गाइडलाइंस मिल गई थी, मेरी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही है और मैं आपका सेशन ज्वाइन करना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपका सेशन ज्वाइन करने से मुझे फायदा होगा ना। तो मैंने बोला बिल्कुल फायदा नहीं होगा क्योंकि ये मैं कैसे बोल सकता हूँ कि मेरा सेशन ज्वाइन करने से आपको फायदा होगा कि नहीं होगा। मैं तो अपने सेशन में जितनी मेरे पास जानकारी है और उस जानकारी को जितने बेहतर तरीके से प्रेजेंट मैं कर सकता हूँ, तो मैं प्रयास करता हूँ करने का। यहाँ तक कि मैं प्रश्न भी जो है, बहुत सारे रेडीमेड प्रश्न हैं इंटरनेट पे, लेकिन मैं उठाता नहीं हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि यूपीएससी इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछने वाली है कि राज संघ की राजभाषा हिंदी होगी, ऐसा कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है। ये यूपीएससी का स्टैंडर्ड है ही नहीं, तो यूपीएससी का स्टैंडर्ड इससे बहुत आगे है। तो ये तो आपको तय करना होगा कि भाई आपको मेरे सेशन से कितना फायदा लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि मेरा काम है, मैं आपको बता रहा हूँ, उस बताने को आप किस तरीके से यूज कर पा रहे हैं और किस तरीके से आप उसको एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो नहीं सर मेरी तैयारी तो बढ़िया चल रही है। तो उनसे मैंने एक प्रश्न पूछा, वो प्रश्न आगे आएगा और मैं तुरंत ही उसी प्रश्न को मैं ड्राफ्ट कर ही रहा था कि फोन आया था। तो मैंने उनसे ये प्रश्न पूछा कि अनुच्छेद 343 में 15 वर्षों के बाद राजभाषा के रूप में कौन सी भाषा का प्रयोग निर्दिष्ट किया जाएगा, किस भाषा को निर्दिष्ट किया जाएगा, इसके बारे में निर्देश दिए गए हैं। तो इस निर्देश में यह शक्ति किसे प्रदान की गई है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को, या फिर इनमें से किसी को नहीं? तो क्या आंसर होगा? मैं थोड़ा क्वेश्चन सही तरीके से नहीं बता पाया, आगे क्वेश्चन आएगा, मैंने प्रॉपर फॉर्म राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। उन्होंने भी यही जवाब दिया था कि राष्ट्रपति को, और मैंने उनसे यही कहा था कि यही समस्या है कि जो लोग भी साधारण तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो राष्ट्रपति लिख करके आएंगे और यहीं पे डिफरेंस क्रिएट होगा कि जो लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा सा गहराई में जाकर के वो लोग संसद लिखेंगे, जैसे हुकुम सिंह जी ने संसद लिखा, और बाकी लोग राष्ट्रपति लिख करके आएंगे, एंड दैट विल क्रिएट द डिफरेंस, है ना। सर संसद में राष्ट्रपति भी आते हैं, राष्ट्रपति और देखिए लोकसभा राज्यसभा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप संसद में राष्ट्रपति भी आते हैं, लेकिन संसद में कौन आता है मतलब इससे नहीं है। मतलब इससे है कि अनुच्छेद में जो बातें लिखी गई है ना, उसमें लिखा क्या गया है, किस शब्द का प्रयोग किया गया है। हम यहाँ पर आपसे इंटरप्रिटेशन नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपसे सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 343 के अनुसार उसमें क्या शब्द लिखा गया है, वो शब्द आपको बताना है। इंटरप्रेट करेंगे तो गलती होगा, है ना। ये चलिए, तो पहला, हाँ, तो पहले का आपने कहा हिंदी और किसी ने कहा दोनों, तो क्या होगा आंसर आप बताइए? दोनों। दोनों। देखिए 343 में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ के 15 वर्षों की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय परियोजनाओं के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उनका ऐसे प्रारंभ से पहले प्रयोग किया जाता था। और 15 वर्षों की अवधि के दौरान राष्ट्रपति महोदय यदि चाहते हैं तो वे संघ के किन्हीं परियोजनाओं के लिए या सभी परियोजनाओं के लिए अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी का या फिर अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त अंकों के देवनागरी रूप का प्रयोग उपबंधित कर सकेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अंग्रेजी, क्योंकि जो उपबंध किया गया है 15 वर्षों तक वो अंग्रेजी भाषा का किया गया है। विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति महोदय को यह शक्ति प्रदान की गई कि यदि आप चाहें तो आप किन्हीं परियोजनाओं के लिए, किसी कार्य के लिए आप हिंदी भाषा का प्रयोग उपबंधित कर सकते हैं विशेष परिस्थितियों में। सामान्यतः अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 15 वर्षों की अवधि के दौरान किया जाए। ठीक है, एक प्रश्न है, हो सकता है कि पूछ लिया जाए आगे, जब मैं आगे भी इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं एक बार आप लोगों के नॉलेज में डाल देता हूं कि ये जो अनुच्छेद 343 के भाग 2 का पैरा 2 है,
जिसमें यह कहा गया है कि 15 वर्षों की अवधि के दौरान, तो पैरा 1 में कहा गया है, और उसके बाद कहा गया है कि परंतु राष्ट्रपति महोदय इन 15 वर्षों की अवधि के दौरान यदि चाहते हैं, मतलब विशेष परिस्थितियों में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी भाषा का या अंकों के देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेंगे। तो क्या इन 15 वर्षों की अवधि के दौरान अंकों के देवनागरी रूप का प्रयोग कभी प्राधिकृत किया गया है? कामिनी जी, कामिनी जी हैं क्लास में, सेशन में? 15 वर्षों के बाद 15 वर्षों के दौरान, बाद नहीं, उसके दौरान तो नहीं है। कामिनी जी हैं क्या? ज्वाइन तो की थी। उनको आरओ इंटरव्यू की तैयारी जब हम लोग कर रहे थे तो उसके दौरान उन चीजों, इसके ऊपर हमने बड़ी बृहद चर्चा करी थी। 1953 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, आवाज नहीं आ रही है? सबको आ रही है आवाज मेरी? आ रही है सर, आ रही है। हाँ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नियुक्ति पत्र को जारी करने में राष्ट्रपति महोदय ने भारतीय मतलब अंकों के देवनागरी रूप के प्रयोग को 1953 में सर्वप्रथम प्राधिकृत किया था। ठीक है, तो ये ठीक है, ये मतलब ये एक भी अच्छा स्टैंडर्ड प्रश्न है। हो सकता है कि इतना डीप जाकर के ना पूछे, पर फिर भी एक सामान्य जानकारी के लिए आप लोग इसे ध्यान में रख लें। और साथ ही साथ एक और प्रश्न है इसी से संबंधित, 348 से संबंधित, जिसको मैंने इस प्रश्नावली में नहीं रखा है। इस प्रश्नावली में मैंने 32-34 प्रश्न रखे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि इन 32-34 प्रश्नों के जरिए मेरा प्रयास रहेगा कम से कम 100 से अधिक प्रश्नों का आपका मैं अभ्यास कराऊं। एक प्रश्न ये भी है जो कि अभी हम 348 की बात कर रहे थे, उसके ऊपर जब हम आएंगे तो दोबारा मैं उसका जिक्र करूंगा, पर मेरे को ध्यान में आ रहा है तो मैं पूछ ले रहा हूँ कि 348 के भाग 2 में कहा गया है कि उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों की भाषा के लिए राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस राज्य में प्रयोग किए जाने वाली किसी भाषा या हिंदी भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेंगे, जिसके अंतर्गत निर्णय, डिक्री या आदेश, निर्णय, आज्ञप्ति और आदेश नहीं आएंगे। तो यह भी एक प्रश्न बन सकता है कि क्या कोई ऐसा राज्य है जिसने ऐसा किया, और किया तो किसने किया, सबसे पहले किसने किया? तो सबसे पहले राजस्थान ने किया था 1949 में ही। जैसे ही संविधान पारित हुआ उसके तुरंत बाद राजस्थान ने अपने राज्य के उच्च न्यायालयों की भाषा निर्णय, डिक्री और आदेश को छोड़ करके और इसे हिंदी भाषा प्राधिकृत किया। उसके बाद राजस्थान के बाद बिहार ने किया और बिहार के बाद उत्तर प्रदेश ने किया। तो ये भी आपके जानने लायक, मतलब इन प्रश्नों को भी आप जान सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम आगे। मुंशी अयंगर सूत्र के तहत अंतरराष्ट्रीय अंक। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अंक। इसका सही नोमेनक्लेचर क्या है, किस तरीके से लिखा हुआ है? भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप। भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप। ठीक है, प्रश्न 3, देवनागरी अंकों के प्रयोग को प्राधिकृत करने का प्राधिकार निम्न में से किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। 1953 में पहली बार उन्होंने अपने इस अधिकार को, शक्ति का प्रयोग किया और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के नियुक्ति पत्रों पर भारतीय अंकों के देवनागरी रूप के प्रयोग को मतलब प्राधिकृत किया गया। चलिए, संविधान के प्रारंभ के 15 वर्षों के पश्चात यह अंग्रेजी शब्द का लोप होने की स्थिति किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद 120। हाँ।
सर ख और ग। हाँ, उपरोक्त ख ग। घ नंबर। संविधान के इसको प्रारंभ इसमें से इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है या आप लोग समझ रहे हैं? प्रश्न 4। हल्का से बच्ची कृपया। अनुच्छेद 120 और 210 दोनों में यह कहा गया है कि 15 वर्षों के बाद यह अनुच्छेद इस प्रकार से प्रभावी होगा मानो उसमें से या अंग्रेजी शब्द का लोप कर दिया गया हो। परसों भी मैंने बताया था। और उसमें कुछ अपवाद हैं। कुछ राज्यों के लिए 15 वर्ष की जगह 25 वर्ष है और कुछ राज्यों के लिए 40 वर्ष है ना। 40 वर्ष वाले में त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और कोई एक राज्य है। और 25 वर्षों में भी मणिपुर, मेघालय, मुझे त्रिपुरा, मेघालय, त्रिपुरा, हाँ मैं ठीक हिमाचल से, प्रदेश। हाँ तो ये है। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल। इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा उपरोक्त ख एवं घ। चलिए, संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों के पश्चात अंग्रेजी भाषा का प्रयोग उपबंधित कर सकने का अधिकार निम्न में से किसी पास है? संसद। संसद। इसका आंसर होगा संसद। राष्ट्रपति इत्यादि आप नहीं करेंगे। संसद, ये जो शब्द वर्डिंग जो दी गई है वो इस प्रकार से है जिसके अकॉर्डिंग आंसर संसद होगा। चलिए, विधान परिषद में अपनी मातृभाषा में अभिव्यक्ति या संबोधन हाँ। की अनुज्ञा देने की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति है। नहीं, यहाँ पर सभापति या यहाँ होगा सभापति। यही विधान परिषद की जगह विधानसभा होता तो क्या होता? अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 120 के अनुसार राज्यसभा में किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा कौन प्रदान कर सकता है? उपराष्ट्रपति। 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 वही कोई बोल सभापति रहा है होता उपरोक्त में से? कोई नहीं। सर, उपराष्ट्रपति ही सभापति होता। मतलब आप लोगों को हिंदी राजभाषा प्रावधानों के साथ साथ में हाँ संवैधानिक प्रावधानों का भी की भी जानकारी है। रहनी चाहिए। बहुत सही आंसर होगा उपराष्ट्रपति। बहुत अच्छा। चलिए, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। सर, इनको राजभाषा- पदेन सभापति बोलेंगे या पदेन अध्यक्ष बोलेंगे? किनको? उपराष्ट्रपति को, जो राज्यसभा के सभापति होते हैं। पदेन क्यों बोलेंगे? पदेन नहीं होते हैं वो। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो ऑटोमेटिक सभापति बन जाते हैं, बिल्कुल। तो वो पदेन ही हुए ना। हाँ, तो उपराष्ट्रपति वो सभापति है राज्यसभा के। अध्यक्ष की तो बात ही नहीं है। अच्छा, पदेन सभापति कहेंगे उसको। हाँ, क्योंकि अध्यक्ष जो होंगे वो लोकसभा में होंगे और विधानसभा में होंगे। जी, ओके सर, थैंक यू। राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान निम्न में से किसमें है? 344 344 का। ठीक है। 344 क में 344 क में क्या है? गठन है। ख में क्या है? कार्य। कर्तव्य है। ग में क्या है? ग में क्या है? अनुशंसा करते वक्त ध्यान देने योग्य बातें। और उसके बाद 344 मतलब 1 2 3 इसको मान लीजिए। ये 1 है, 344 1, ये 2 है, ये 3 है। फिर 4 में क्या है? समिति का गठन। समिति का गठन। 5 में क्या है?
समिति का कर्तव्य, और 6 में क्या है, राष्ट्रपति का आदेश। इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखें। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 7 सितंबर 1955। 7 जून 1955 सर, 7 जून 1955। 14 सितंबर किसने बोला? सर हमने सॉरी नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं है। मैं देखिए ये ऑप्शन रखा ही इसलिए गया है कि जिसको जानकारी नहीं होगी एग्जैक्ट, वो 14 सितंबर सोच लेंगे, क्योंकि हम जब 344 पढ़ रहे हैं तो उसमें हम पढ़ रहे हैं कि 5 वर्षों के पश्चात राज्यसभा आयोग का गठन किया जाना है। तो आप समझेंगे, कोई भी समझेगा कि 14 सितंबर को चूंकि इसे पारित किया गया, इसे लागू किया गया, तो 5 साल के बाद 14 सितंबर को गठन किया गया। तो इसीलिए ये मैंने ऑप्शन जानबूझ के डाला भी था, है ना। जानना आवश्यक है, ध्यान रखना आवश्यक है कि 7 जून 1955 यह डेट आप लोग ध्यान रख लें। इसमें राजभाषा, प्रथम राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत थे। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीडी खेर। बाल गंगाधर खेर राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, बाल गंगाधर खेर। और राजभाषा समिति के अध्यक्छ थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। अच्छा, राजभाषा समिति का गठन कब हुआ था? 1957। 1957 से। सही है। ठीक है। तो ये 2-3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो जा रहे हैं। एक तो ये कि भाई बाल गंगाधर खेर राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, राजभाषा समिति के अध्यक्ष पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे, राजभाषा आयोग की स्थापना 7 जून 1955 को की गई थी, राजभाषा समिति की स्थापना 1957 में की गई थी, और राजभाषा आयोग ने अपनी जो अनुशंसाएं हैं, सिफारिशें कब प्रस्तुत की थी? राजभाषा आयोग ने ना सर? हाँ, 1957 में। 31 जुलाई 1956। 31 जुलाई 1956, एक साल के अंदर में राजभाषा आयोग ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी थी, और इसके पश्चात जो है राजभाषा समिति का गठन किया गया। और राजभाषा समिति ने अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति महोदय को कब प्रस्तुत किया था? तो वह प्रस्तुत किया था 8 फरवरी 1959 को। 8 फरवरी 1959 को समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था 8 फरवरी 1959 को। ठीक है, तो ये सारे डेट से याद रख लें, क्योंकि हो सकता है डेट से क्वेश्चन पूछ दिए जाए। यूपीएससी एलिमिनेशन के लिए क्वेश्चन पूछती है, तो एक डेट शीट, एक डेट चार्ट बना करके आप लोग रख लें, है ना, डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ताकि आपके ध्यान में रहे। चलिए, ये हमारा प्रश्न हो गया, पंडित गोविंद वल्लभ पंत हो गए। अब हम प्रश्न 11 राजभाषा समिति के गठन का प्रावधान निम्न में से किसमें किया गया है? 44(4). मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से, भाई आप लोग माइक म्यूट कर लें प्लीज। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से मैंने आपको 344 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मैंने 2, 3, 4 बार अभी रिपीट करके बता दिया, तो शायद आपके दिमाग से नहीं निकलेगा। एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। आप लोग बताएं 344 1 में क्या है, एक लाइन में, शॉर्ट में। 1 में क्या है? आयोग का गठन। आयोग का गठन। सब लोग साथ में बोलिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ अश्विनी जी या प्रियंका जी 2 लोग या खीराम जी और मंजुषा जी बोल रहे हैं। नहीं भाई, अगर इन्हीं लोगों को एग्जाम पास करना है तो इन्हीं लोगों को बोलने दें, और यदि सभी को एग्जाम पास करने की इच्छा है तो सब लोग साथ में बोले, है ना। बेशक मुझे सुनाई ना दे, कोई बात नहीं, माइक ऑन ना करें, लेकिन आप अपने आप से भी बोलें एक बार, ताकि दिमाग में वो चीजें बैठ जाए। बोलने से क्या होता है, चीजें हमारे दिमाग में पीछे की तरफ, मतलब क्या उसको बोलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के सेट हो जाती है, तो याद रहता है। एग्जाम में वो चीजें ना फिल्टर होकर बाहर आ जाती है। 344 2 में क्या है? आयोग का कर्तव्य। आयोग का कर्तव्य। 3 में क्या है? अनुशंसा करते समय उनका भावनाओं का और उनका हित अनुशंसा करते हुए ध्यान में रखने योग्य बातें, जिसमें भारत के औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति की बात की गई है, और साथ ही साथ संघ के लोक सेवाओं में हिंदीतर भाषी क्षेत्र के लोगों के न्याय संगत दावों के सम्यक ध्यान
न्याय संगत दावों के संबंध में सम्यक ध्यान रखने की बात की गई है। ठीक है, 4 में क्या है? समिति 5 में क्या है? समिति का गठन 5 में क्या है? समिति का कर्तव्य 6 में क्या है? कर्तव्य राष्ट्रपति के आदेश के बारे में बात की। आदेश। ठीक है, चलिए प्रश्न 12। राजभाषा समिति में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्दिष्ट की गई थी? सर सर ऑप्शन सी 344 के अनुसार 344 4 के अनुसार लोकसभा के 20 सर 20 लोकसभा 20 राज्यसभा 10। कौन से अनुच्छेद के तहत? 344 4 344 4 याद रहेगा ना, भूलोगे तो नहीं आप लोग? पक्का? 343 के तीन भाग, 344 के 6 भाग, बिल्कुल दिमाग में सेट करके रख लीजिए आप लोग, प्रश्न आ रहा है इसमें। राज्य की राजभाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कब तक किए जाते रहने का प्रावधान अनुच्छेद 345 में किया गया है? क है संविधान के प्रारंभ 15 वर्ष तक, केंद्र सरकार द्वारा निर्देश जारी किए जाने तक, ग राज्य के विधानमंडल द्वारा ऐसा उपबंध निर्दिष्ट करने तक, और घ है हिंदी की पूर्ण रूप से राजभाषा बनाए जाने तक। ग होगा राज्य के विधानमंडल द्वारा ऐसा उपबंध निर्दिष्ट करने तक। तो राज्य की राज्यसभा के बारे में कहा गया है कि राज्य की राजभाषा तब तक अंग्रेजी राजभाषा के रूप में जारी रहेगी जब तक उस राज्य के विधानमंडल के द्वारा उस राज्य के शासकीय परियोजनाओं के लिए उस राज्य में प्रयोग की जाने वाली किसी भाषा का प्रयोग उपबंधित नहीं कर दिया जाता। चलिए 14 राज्य के विधानमंडल द्वारा उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों हेतु की हेतु की काट गया, हाथ से लिखा हेतु होगा। अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य कितनी भाषाओं का प्रयोग उपबंधित किया जा सकेगा? एक से अधिक। जी ऑप्शन सी ही होगा। ठीक है, तो 345 में कहा गया है कि एक या एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग उपबंधित किया जा सकेगा। ठीक है, हेलो जी सर। यस सर। ये बाकी लोग हैं कि नहीं है? हाँ वंदना जी और बाकी लोग है सर। सब लोग बोलिए। संघ के राज्यों के बीच पत्राचार की भाषा को उल्लेख निम्न में से किस संवैधानिक अनुच्छेद में किया गया है? 46 ग 346। ध्यान रखना है कि 346 में एक ही उपबंध मतलब एक ही अनुच्छेद है, उसके उपभाग नहीं है, मतलब 46 के 1 46 का 2 ऐसा नहीं है। ठीक है, 45 में भी नहीं है, ये ऐसे 45 46 और 47 तीनों में सिंगल है। 45 46 और 47 तीनों में ही सिंगल है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया जा सकता है जैसे मैंने लिख दिया है, कंफ्यूज होना नहीं है। 346 में कोरेस्पोंडेंस की भाषा, पत्राचार की भाषा जो है वह 346 में निर्दिष्ट की गई है। देखिए सिंपल तरीके से याद रखेंगे। 345 में राज्य की राजभाषा के बारे में कहा गया है। क्या कहा गया है? राज्य की राजभाषा अंग्रेजी रहेगी। कब तक? जब तक कि उस राज्य का विधानमंडल किसी अन्य भाषा को राजभाषा के रूप में विधि के द्वारा उपबंधित नहीं कर देता है। 46 में क्या कहा गया है कि राज्य और संघ के बीच में पत्राचार के लिए कौन सी भाषा होगी? तो वह भाषा होगी जो या तो राज्य की या तो संघ की उस समय में राजभाषा हो, या फिर राज्य और राज्य के बीच में क्या भाषा होगी? वही भाषा होगी जो राज्य उस समय राजभाषा के रूप में प्रयोग कर रहा हो। यदि कोई 2 राज्य ऐसे हैं जो, हाँ अगला प्रश्न चलिए इसी से संबंधित है। प्रश्न 16। 2 राज्यों में से एक ने अपनी राजभाषा के रूप में हिंदी को तथा दूसरे ने हिंदी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा को विधि द्वारा प्राधिकृत किया है। इन दोनों राज्यों के मध्य अनुच्छेद
346 के अनुसार पत्राचार की भाषा क्या होगी? बी बी करार पर हिंदी हाँ। करार पर हिंदी, अगर वो लोग आपस ही में बात कर लेते हैं, चलो ठीक है हिंदी में करना है। उपरोक्त सभी हो सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, अंग्रेजी में भी कर सकते हैं वे लोग। यदि बीच में करार किया, अब आपस में एग्रीमेंट हुआ कि हम हिंदी में करेंगे, तो हिंदी में भी कर सकते हैं। कोई अन्य भाषा, जैसे यहाँ पे एक की राजभाषा हिंदी है, दूसरे की कोई अतिरिक्त भाषा है, उसमें कर सकते हैं। उसके साथ में हिंदी अंग्रेजी अनुवाद भेज सकते हैं या तो ये तीनों ही विधियों से यह पत्राचार किया जा सकता है। 17 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोले जाने वाला भाषा के बारे में विशेष उपबंध निम्नलिखित उल्लिखित है। 347 है ना। अभी मैंने बंगाल के बारे में एक उदाहरण दिया था कि बंगाल के सिलीगुड़ी वाले क्षेत्र में, है ना, बहुत सारे लोग हैं जो नेपाली भाषा बोलते हैं, और यही कारण है कि बंगाल के आधिकारिक भाषाओं में एक भाषा नेपाली भी है। तो यह किस अनुच्छेद के तहत है? 347 में इस बात का प्रावधान है, और इसीलिए नेपाली को एक आधिकारिक भाषा के रूप में बंगाल सरकार ने माना है। तो आप ये उदाहरण से कनेक्ट करके रखेंगे ना, 347 आपको ध्यान में रहेगा। स्पष्ट है? आगे बढ़े। अनुच्छेद 347 के अनुसार किसी राज्य की विशेष जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा को शासकीय मान्यता कौन प्रदान करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करेंगे या राज्यपाल की सहमति से? मतलब राष्ट्रपति राज्यपाल करेंगे, राष्ट्रपति की सहमति से। राज्यपाल के पूर्व राष्ट्रपति की सहमति से। हाँ, बिल्कुल इसमें कोई सहमति वाली बात नहीं कही गई है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सहमति वाली बात 348 में कही गई है। 347 में सीधा सीधा कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है, ऐसा करने की जो शक्ति निहित है वो केवल राष्ट्रपति के पास है। इसमें राज्यपाल के पास शक्ति निहित नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना है, राष्ट्रपति। इसीलिए प्रश्न डाला गया है कि 347 और 348 में कंफ्यूज नहीं होना है। 348 में उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों की भाषा के बारे में कहा गया है कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से राज्यपाल, परंतु 347 में राष्ट्रपति सीधे तौर पे ऐसा करेंगे। संवैधानिक अनुच्छेद 343 से 351 के आलोक में राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा पारित अधिनियमों आदि की भाषा के बारे में निम्नलिखित में असत्य कथन चुने। क, इनकी भाषा राज्य की राजभाषा होगी। ख, ऐसे अधिनियम आदि अंग्रेजी भाषा में पारित होंगे। इन अधिनियमों की भाषा अनुच्छेद 348 में निर्दिष्ट है। ऐसी निर्दिष्ट भाषा का अनुच्छेद 210 पर कोई प्रभाव नहीं है। ऑप्शन ए सत्य। राज्यों के विधान मंडलों के द्वारा पारित अधिनियमों, हम कौन से अनुच्छेद में चल रहे हैं? कौन से अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न है ये? 347। 348 सर। 348 नहीं, 47 किसने बोला? अरे सर मैंने बोल दिया था। मतलब अच्छा, चलिए ठीक है, माफ कर, आपको माफ किया जाता है। चलिए 348 के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, 348 इनकी भाषा राज्य की राजभाषा होगी। ये क्या सही है गलत है? ये गलत है। क्या होगी भाषा इनकी? अंग्रेजी। अंग्रेजी होगी।
ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये आप लोग समझ पा रहे हैं? ये रिलेशन समझ पा रहे हैं आप? जी सर। बाकी लोग समझ पा रहे हैं सब लोग? नहीं सर, समझा दीजिए सर। हाँ, तो 348 में किस भाषा के बारे में बात की गई है कि उस विधानमंडल के द्वारा पारित किए जाने वाले अधिनियमों, आदेशों, विनियमों, उपविधियों इत्यादि के भाषा के बारे में, उन विधानमंडलों में प्रस्तावित किए जाने वाले विधेयकों, संशोधनों, उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा प्रख्यापित आदेशों, इनकी भाषा के बारे में 348 में कहा गया है। 210 में क्या कहा गया है कि उस विधानमंडल में जो भी विधानमंडल के सदस्य होंगे, उन सदस्यों के द्वारा विधानमंडल को संबोधित किए जाने की भाषा जो होगी, उस भाषा के बारे में 210 में कहा गया है। ठीक है, तो 210 में जो मद हैं वे और 348 के जो मद हैं वे, वो दोनों बिल्कुल अलग हैं, उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये है। एक अब ऐसी परिस्थिति है क तो ठीक है, यहाँ हमने इसे सही बना दिया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक कंडीशन और है कि यदि उस राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से चाहे और यदि उस राज्य का विधानमंडल जो है वह उस राज्य के शासकीय परियोजनाओं के लिए अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी का या किसी अन्य भाषा का प्रयोग उपबंधित कर दे, तो ऐसी परिस्थिति में जो अधिनियम इत्यादि होंगे वह वैसी ही भाषा में निकलेंगे, हिंदी या जो भी भाषा उस राज्य के विधानमंडल के द्वारा निर्दिष्ट की गई होगी, उस भाषा में ये अधिनियम इत्यादि निकाले जाएंगे। परंतु ऐसी परिस्थिति में इनका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाएगा और वह अनुवाद इनका अंग्रेजी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। तो इसके बारे में कौन से अनुच्छेद में उल्लिखित किया गया है? 348 के 3 में इसके बारे में यह उल्लेख किया गया। बहुत अच्छे। पहले एक बार एक्सप्लेन करके दोबारा क्वेश्चन करने से ये फायदा हो रहा है कि चीजें बिल्कुल स्पष्ट होती चली जा रही है। चलिए। यस सर। अनुच्छेद 348 के संबंध में असत्य कथन चुने। क, उच्चतम न्यायालय के कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी होगी। ख, उच्च न्यायालय के सभी कार्यवाहियों की भाषा सदैव अंग्रेजी होगी। ग, संसद से पारित अधिनियमों की भाषा अंग्रेजी होगी। और घ, राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की भाषा अंग्रेजी होगी। सर इसमें ख गलत, सदैव नहीं होगा। ख सही है, सदैव नहीं होगा। यदि राज्यपाल चाहेंगे तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उसे बदल के दूसरी भाषा कर सकते। उच्च न्यायालय के कार्यवाहियों की भाषा में अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा के प्रयोग का उल्लेख निम्न में से कहाँ है? 348 इस बार लगता है कि आप लोग यूपीएससी का कट ऑफ ले जाएंगे 180 190। संसद द्वारा सर हम लोग 30 ही लोग हैं, सीट 172 है हम लोग। मैं तो कट ऑफ तो आप ही लोग ऊपर ले जाएंगे ना। अच्छा नहीं, आप लोग टॉप रैंकर्स में आएंगे। हम लोग ऊपर से 30 हो जाएंगे, बाकी नीचे वाले नीचे लाएंगे। अच्छा वो नीचे कट ऑफ करेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत अभी तक अगर जो स्थिति ये 3-4 लोग जो बोल रहे हैं, अगर यही स्थिति बाकी सबके साथ है तो यह मेरे लिए बहुत संतोषजनक बात है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका मुझे अच्छा फल बहुत जल्दी मिलना शुरू हो गया। अभी तो हमारे पास पूरा महीना बाकी है, अभी तो हम बहुत बहुत कुछ करेंगे, ये तो शुरुआत है ना। पर जिस तरीके से आप लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, पर बस मुझे एक बात का कंसर्न यही है कि ये जो रिस्पॉन्स है वो केवल ये 3-4 लोगों तक सीमित ना होकर के ना पूरे इंटायर 30 लोगों तक होना चाहिए। बाकी जो भी लोग हैं, अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है कि नहीं ये बातें ये 3-4 लोग ही समझ पा रहे हैं, हम तो मतलब बस ऊपर ही समझ पा रहे हैं, क्लियर नहीं हो पा रही पिक्चर, तो आप मुझे अवश्य कहें। अगर अभी नहीं कह पा रहे हैं आप मुझे बाद में कहें, इंडिविजुअल मैसेज कर दें, अलग से फोन करके पूछ लें, जो करना है करें पर क्लियर करें।
क्योंकि ना ये बेस है, यहां से जब क्लियर होता जाएगा ना, जब आपका अनुच्छेद क्लियर होगा तो अधिनियम क्लियर होगा, अधिनियम क्लियर होगा तो नियम क्लियर होगा, नियम क्लियर होगा तो आदेश क्लियर होंगे, आदेश क्लियर होंगे तो हिंदी शिक्षण योजना, हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, संसदीय समिति, ये सारी चीजें क्लियर होंगी। और यहीं पे अगर एम्बिग्युइटी रहेगी ना तो फिर आगे आपके लिए समस्या होगी, समझ में नहीं है। इसीलिए मैं इसको चाहता हूं कि यहीं से चीजें आपकी क्लियर धीरे धीरे होती चली जाएंगी। ठीक है, बॉबी बंसल जी बोले सर समझ में आ रहा है, नहीं है मुझे आपका मैसेज समझ में मतलब पढ़ नहीं पाया मैं। ठीक है, बाद में पढ़ लूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद द्वारा बनाए गए आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों की भाषा के बारे में सत्य कथन चुनें। क संसद द्वारा निर्मित उपरोक्त दस्तावेजों की भाषा विधानमंडल के इसी प्रकृति के दस्तावेजों के समान होगी। ख हाँ या ना? ऐसे दस्ता हाँ है ना, बताते चले आप लोग साथ साथ में, है ना? हाँ या ना? हाँ हाँ ठीक, हाँ। ख ऐसे दस्तावेजों के भाषा में परिवर्तन की अनुमति राष्ट्रपति महोदय नहीं दे सकते हैं। नहीं, ये तो गलत है ना। नहीं, ये गलत है। अच्छा, ग ऐसे दस्तावेजों का हिंदी में पाठ अनुच्छेद 348 के अनुसार इनका प्राधिकृत पाठ नहीं होगा। हाँ हाँ, और घ संसद के ऐसे दस्तावेजों की भाषा का उल्लेख 348 एक में किया गया है। सही। सही। तेईसवा उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों की भाषा, सॉरी यहाँ पर से यहाँ पढ़ना है। संवैधानिक अनुच्छेद 348 के परिप्रेक्ष्य में उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों की भाषा के बारे में निम्नोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? क उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों की भाषा अंग्रेजी होगी। हाँ या सही। ना? हाँ सही है। सही। सही। ख ऐसी भाषा का उपबंध अनुच्छेद 348 एक में है। हाँ है। और ग उच्च न्यायालयों के कुछ कार्यवाहियों की भाषा अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य भी उपबंधित की जा सकती है। हाँ या ना? हाँ किया जा सकता हाँ की जा सकती। और घ ऐसे उपबंध का प्रावधान अनुच्छेद 348 दो में निर्दिष्ट है। वो तो संसद ही है ना। हाँ या ना? 348 एक, ये गलत है। एक में है, दो में तो संसद है और विधानमंडल। नहीं, ये इस उपबंध की बात कर रहा है ना, इस उपबंध की बात कर रहे हैं। उच्च न्यायालय की कुछ कार्यवाहियों की भाषा ये अंग्रेजी तो के सही अतिरिक्त है अन्य भी सर। उपबंध की जा सकती है। ऐसे उपबंध का प्रावधान अनुच्छेद 348 दो में ही तो है। जी सर। अंग्रेजी के अतिरिक्त ये तो सारे ये भी हाँ होगा। एक्चुअली ये एक और ऑप्शन इसमें मुझे देना था, मैं सोचा था लिखूंगा, लेकिन लिखते लिखते ना मतलब सब में 4 ही लिख रहा था ना, तो इसमें एक और ऑप्शन में मैं लिखना चाह रहा था उपयुक्त सभी, मैं लिखना रह गया था। सभी भैया, तो ये मतलब एक ही प्रश्न में लगभग मैंने 348 के उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों की भाषा के बारे में सारी बातें कह दी कि भाई मतलब एक अगर हम बुलेट पॉइंट में याद करने का प्रयास करें तो कार्यवाहियों की भाषा अंग्रेजी होगी, 348 एक में उल्लेख किया गया है। अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य भाषाएं भी उपबंधित की जा सकती हैं, और ऐसा करने के बारे में 348 दो में कहा गया है कि अन्य भाषाएं उपबंधित की जा सके। ठीक है। उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा अनुच्छेद 348 के अनुसार अंग्रेजी से भिन्न निर्दिष्ट करने का प्राधिकार किसके पास है? राज्यपाल। राज्यपाल। राष्ट्रपति की अनुमति से राज्यपाल। राष्ट्रपति की अनुमति से राज्य। ठीक। घ अनुच्छेद 348 दो में निर्णय, आज्ञप्ति एवं आदेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? क ये केवल अंग्रेजी में नहीं होंगे। ख इनके लिए
ये हाँ या ना? सी सर। गलत गलत है सर। ये केवल अंग्रेजी ये वो भी गलत है सर। ना। गलत। पर यही गलत। यदि यहाँ 348 की जगह हमने अधिनियम 1963 लिखा होता तो क्या होता? सही हो जाता। ये सही सही हो जाता। है ना, ये सही हो जाता। ठीक है, चलिए वो तो आगे हम देखेंगे। ये केवल अंग्रेजी में ही होंगे। सही। हाँ यस सर, सही है, सी। है ना, केवल अंग्रेजी में ही होंगे। भले ही उस राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों के लिए राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी अन्य भाषा का प्रयोग क्यों न उपबंधित कर दें, उसके बावजूद भी निर्णय, डिक्री और आदेश तो अंग्रेजी में ही होंगे। हाँ, सही डिक्री है। को हिंदी में आज्ञप्ति कहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। कहीं अगर पूछ दिया गया वोकेब में जो, तो याद रखिएगा आज्ञप्ति मतलब डिक्री। सर ये आज्ञप्ति और आदेश में क्या अंतर है? देखिए ये मतलब आज्ञप्ति भी एक तरह का आदेश ही है ना। अब एकदम एग्जैक्ट इसका अगर आप लीगल मीनिंग पूछेंगे तो मैं फिलहाल नहीं उतना डिफरेंशिएट कर पाऊंगा, लेकिन ये तीनों ही एक तरह से आदेश है। निर्णय भी किसी केस का एक जो फाइनल आउटकम होता है, आज्ञप्ति डिक्री भी किसी केस का एक फाइनल आउटकम होता है, और ऑर्डर भी किसी केस का फाइनल आउटकम होता है। बट इसमें थोड़ा सा लीगल डिफरेंसेस है, वो उतना डीप है, मुझे नहीं पता है। अगर मैंने मतलब पता करने का मैंने प्रयास नहीं किया, पता कर लेंगे, हम बात कर लेंगे, किसी एडवोकेट से बात करके पूछेंगे भाई बताओ आपके आंसर है। चलिए, उच्च न्यायालय के कार्यवाहियों की भाषा के बारे में संशोधन से संबंधित निर्देश किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तीन 348 348(3). शब्द क्या है? संशोधन। 349 में क्या बताया था? यस सर, यस सर, यहीं पर आएगा। 349 को नहीं, 349 में क तो है ही नहीं, 349 ही है। सिंगल 349 में क्या बताया था कि सरकार ऐसा संशोधन या ऐसा विधेयक नहीं प्रस्तुत करेगी 15 वर्षों की अवधि तक, है ना। और यदि वो करती भी है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से करेगी, और राष्ट्रपति ऐसी अनुमति देने से पूर्व जो समिति गठित की गई है उसके प्रतिवेदन और आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए ही अनुमति प्रदान करेंगे, है ना, किसी भी तरह के संशोधन या विधेयक को प्रस्तावित करने के लिए। किसके संबंध में? 348(1) में जो भी दस्तावेज हैं उनकी भाषा से संबंधित यदि किसी भी तरह के संशोधन या फिर किसी भी तरह के विधेयक पेश करना सरकार चाहती है तो वह सीधे नहीं कर पाएगी, राष्ट्रपति की अनुमति से करेगी, और राष्ट्रपति को समिति और आयोग के रिपोर्ट्स को ध्यान में रख के ही ऐसी अनुमति प्रदान करनी रहेगी। यह 349 है। विधानमंडलों द्वारा पारित अधिनियमों के अंग्रेजी अनुवाद के संबंध में उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ग 348(3). किसी व्यक्ति विशेष द्वारा व्यथा निवारण के लिए अभ्यवेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में असत्य कथन पहचाने। क ऐसी भाषा हिंदी या अंग्रेजी में होगी? हाँ या ना? ना ना कोई भी हो सकता है। ऐसी भाषा प्रार्थी के संबंध राज्य की कोई भाषा हो सकती है? हाँ हाँ भाषा हो सकती है। ऐसी भाषा ग ऐसी भाषा का उपबंध अनुच्छेद 350 में है। हाँ है। हाँ है। और उपरोक्त में से कोई नहीं। 29 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा से संबंधित निर्देश उल्लिखित है। 350 का 350 का 350 का है। 30 भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों हेतु विशेष प्राधिकारी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अधीन की जाती है? ग 350 है ही नहीं। 350 का 350 का 3 ही है, 350 है,
जिसमें कि व्यथा के निवारण हेतु अभयावेदन के बारे में बात की गई है। 50 क है मातृभाषा में शिक्षा। 50 ख है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करेंगे। अनुच्छेद 351 में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है? क हिंदी भाषा का विकास, ख हिंदुस्तानी, ग 8वीं अनुसूची और घ राजभाषा। 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 32 हिंदी शब्द भंडार के समृद्धि हेतु मुख्यतः किस भाषा से शब्दों को ग्रहण करने का निर्देश अनुच्छेद 351 में है? संस्कृत। संस्कृत। और यदि मैंने यहाँ से मुख्यतः हटा दिया तो गौणतः अन्य भारतीय भाषाओं सभी हो से। जाएगा। तब क्या आंसर हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी। मुख्यतः है तो संस्कृत, और मुख्यतः हटा दिया तो है ना हिंदुस्तानी से भी 8वीं अनुसूची की अन्य भाषाओं से भी सभी से लेकर के शब्दों को लेकर के संबोधित करना है। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है मैं जिस प्रकार से मैंने ये सारे क्वेश्चन बनाए, थोड़ा सा मैंने मतलब डीप इंसाइट लेकर के, मुझे लगता है कि अनुच्छेद 343 से 351, 120 और 210 में इससे बाहर से कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। और जिस प्रकार से आप लोगों ने आंसर किए, मुझे लगता है कि ये जो सेगमेंट है, एक सेगमेंट जो है ना, ये आपका मतलब मैं ऐसा कहूँ कि 95 to 99% कवर हो गया तो शायद गलत नहीं होगा। जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे आज आंसर किया, यदि आप इन सारी चीजों को रिटेन कर पाते हैं तो 95 to 99% ये आपका टॉपिक कवर हो गया। ठीक है। अब इसके बाद हमारा अगला टारगेट क्या है? हमारा अगला टारगेट है राष्ट्रपति का आदेश। इसके बाद हमारा अगला टारगेट है राष्ट्रपति का आदेश 1960। राष्ट्रपति का आदेश 1960 और उसके पश्चात राजभाषा अधिनियम 1963, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो देखिए इसमें ना एक मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो जितनी भी बातें आपने अनुच्छेद में पढ़ी, अगर ये सारी बातें आप रिटेन करते हैं ना, तो जो आदेश है ना इसी से संबंधित है। मतलब यही सारी बातें और कुछ नई नई बातें उसमें आई हैं, जैसे परीक्षाओं से संबंधित और परीक्षा प्रश्न पत्रों में दिए जाने वाले भाषाओं से संबंधित और प्रशिक्षण की भाषाओं से संबंधित जो ट्रेनिंग दी जाती है, तो ऐसी कुछ नई बातें हैं। अदरवाइज ज्यादातर बातें जो हैं वो अनुच्छेद से ही संबंधित है। और उसी से संबंधित राष्ट्रपति का आदेश यदि आप ठीक से समझ जाते हैं तो राष्ट्रपति के आदेश के आधार पे ही अधिनियम 1963 बनाया गया और फिर इसका संशोधन किया गया। अधिनियम 1963 का संशोधन हुआ कब? 1967 में। तो संशोधन में क्या क्या संशोधन हुआ इसके बारे में हम बात करेंगे। और तत्पश्चात राजभाषा अधिनियम, क्योंकि किसी भी अधिनियम तो पारित कर दिया जाता है, लेकिन उस अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिए नियम की आवश्यकता होती है। नियमों के तहत ही वो क्रियान्वित होता है। इसके लिए फिर राजभाषा नियम 1976 बनाए गए। तो अगले 2 क्लास में हमारा टारगेट रहेगा कि हम इन सारे, और साथ में बीच में एक राजभाषा संकल्प 1968 है, उसमें 4 पॉइंट्स हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। ज्यादा नहीं, 4 पॉइंट्स हैं, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन उससे बनेंगे, उसको भी हम लोग साथ में कवर कर लेंगे। तो हमारा टारगेट रहेगा अगले 2 से 3 क्लास में, मैं 2 में कोशिश करूंगा, अगर नहीं तो 3 में, 2 से 3 क्लासेज जो हम करेंगे उसमें हम लोग राष्ट्रपति का आदेश 1960, राजभाषा अधिनियम 1963, संशोधन 1967 और राजभाषा संकल्प 1968 और राजभाषा नियम 1976, ये हम 2 से 3 क्लास में इससे संबंधित क्वेश्चंस और मोटे मोटे तौर पे इसकी जो थ्योरी है उसे हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। काफी रात हो गई, लेट भी हो गया आज हमारी क्लास, हमने लेट शुरू की थी और लगभग 2 घंटे से ऊपर आज हमने कंटिन्यूअस पढ़ाई करा। इसके पीछे एक कारण यह भी रहा कि शुरुआत में थ्योरी हम लोगों ने ज़्यादा डिस्कस कर लिया, जो कि मैं नहीं चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि थ्योरी के अतिरिक्त हम लोग सीधा जो भी क्वेश्चंस आंसर्स हैं उसी के ऊपर हम लोग जोर दे करके उसी को करें। पर चलिए फिर भी ठीक है, अच्छा हो गया।
फाउंडेशन जितना मजबूत रहेगा, बिल्डिंग उतनी अच्छी खड़ी होगी और उतनी बुलंद खड़ी होगी। एक बहुत ही बुलंद इमारत खड़ी करनी है, ताकि जब रिजल्ट आए तो 30 के 30 जो शूरवीर है, इन सभी लोगों का नाम फाइनल लिस्ट में हो। तो अगले 2 से 3 मिनट कोई भी प्रश्न है आपके लिए ओपन है, उसके बाद हम सेशन को खत्म करेंगे। सर हम लोगों को बहुत कम समझ में आ रहा है। कौन है, नाम बताइए सर। राज कुशवाहा। अच्छा, जहाँ पे समझ में राज जी नहीं आ रहा है ना, वहाँ पे आप वही बोला कीजिए कि सर ये समझ में नहीं आया मुझे। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक चीज है कि कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी बैंक पे सिलेक्टेड हैं, कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी सर ये सिलेक्टेड है। हमको इसलिए समझ में आ गया क्योंकि पहले पढ़ रखा था ना, पहले राजभाषा IBPS SO का भी हमारे साथ प्रिपरेशन किया था, या उन्होंने पढ़ाई करी थी, सिलेक्टेड भी हैं कुछ लोग। तो इसीलिए जो लोग जिनको समझ में नहीं आ रहा है ना, सेम टाइम आप रोकें और पूछें, है ना, कि सर यहाँ पे क्यों हुआ, कैसे हुआ, और उसके बाद डिस्कशन करते हुए हम आगे बढ़े। इसलिए मैं भरपूर मौका भी देता हूँ, है ना, इसलिए आप लोग बीच में इन बातों में ठीक। इसके लिए कोई सोर्स वाली कोई बुक आती है क्या सर, कि जिस सोर्स से हम लोग पढ़ाई कर सकें, फिर क्लास हम इसके लिए कोई बुक नहीं, जो PDF में आपको शेयर कर रहा हूँ उसका प्रिंट आउट निकालिए, उसी की बुक बनाइए आप। PDF से ही? हाँ, तो जब इसके लिए अलग से कोई सोर्स तो है नहीं, है ना। जी जी। सर एकल संक्रमणीय क्या होता है 344(4) में जो दिया है? देखिए इसमें एकल क्या रहता है ना कि संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति से ना वोटिंग की जाती है, कि मतलब जैसे कोई भी जैसे राष्ट्रपति का, हाँ, जैसे राष्ट्रपति का होता है कि उसका मूल रूप से उद्देश्य ये होता है कि जो 20 और 10 ये 30 लोग आए ना, ये 30 लोग पूरे देश का प्रतिनिधित्व करें, मतलब रिप्रेजेंटेशन है ना वो पूरे देश का हो, ठीक है। तो इसीलिए आनुपातिक, मतलब कौन कौन सांसद कितना वोट कैरी कर रहा है और किस क्षेत्र से आ रहा है, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वो एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत ये चयन किया जाता है, जो भी समिति के लोगों के लिए। जैसे सर हाँ जी, राष्ट्रपति के जो चुनाव में होते हैं ना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, तो लोकसभा राज्यसभा और जितने भी, हाँ, एक सांसद के वोट का एक मतलब वेटेज निर्धारित कर दिया जाता है और उस हिसाब से ही उसको तय किया जाता है। चलिए ठीक है। नियम और विनियम के बारे में क्या बताया था जी, डिफरेंस उनके बीच में, नियम और विनियम क्या होता है? देखिए नियम रूल्स होते हैं, विनियम रेगुलेशन होते हैं, ठीक है। रूल्स जो है ना, जैसे कोई भी अधिनियम होता है, एक्ट होता है, तो एक्ट को क्रियान्वित करने के लिए, कोई भी एक्ट काम कैसे करेगा उसके लिए नियम बनाए जाते हैं, और वो नियम लोग पालन करें उसके लिए विनियम बनाए जाते हैं, कि उन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विनियम बनाया जा रहा है, ठीक है। जैसे आप इस प्रकार से माने कि आपने एक बिल्डिंग बनाई, आपने एक बिल्डिंग खड़ी कर ली, ठीक है। तो आपने एक बिल्डिंग खड़ी करी, तो वो बिल्डिंग आपका संवैधानिक अनुच्छेद है किसी भी चीज को लेकर के। उस बिल्डिंग के अंदर में आपने अलग अलग सेगमेंट बनाए, ये मेरा स्टोर रूम है, ये मेरा स्टडी रूम है, ये मेरा बेडरूम है, ये मेरा डाइनिंग है, ये मेरा ड्राइंग है, जो भी है। तो आपने क्या है, पूरा एक सेगमेंटेड करके ना आपने उसके सारे अधिनियम बना दिए। फिर उन अधिनियमों के लिए भाई, उन अधिनियमों को क्रियान्वित करने के लिए, अब अगर कैसे पता लगेगा ये ड्राइंग है, ये डाइनिंग है, तो आपने पार्टीशन किया, दरवाजे लगाए। अब उन दरवाजों को सुरक्षित करने के लिए आपने उसके ऊपर ताला लगाया, उसको हम विनियम कहते हैं। तो आप इसको समझे कि ताला जो है विनियम है, दरवाजे जो है वो नियम है, और है ना कि दरवाजा खोल के अंदर जाना है, खोल के बाहर आना है, बंद रखना है ना, और उसकी सुरक्षा हो इसके लिए ताले लगाए। और अधिनियम क्या है, अधिनियम क्या है, ये ड्राइंग रूम है, ये डाइनिंग रूम है, यहाँ खाना बनेगा, यहाँ खाना खाएंगे, यहाँ बैठ के पढ़ाई करेंगे, यहाँ सोएंगे, है ना, ये आपका अधिनियम हो गया। तो किसी भी जो संवैधानिक अनुच्छेद थे उनके तहत उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए अधिनियम बनाए गए, उसको विस्तार देते हुए उन अधिनियमों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाए गए, उन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विनियम बनाए, और नियमों में यदि कोई छोटी मोटी बातें रह गई या कुछ ऐड करना हो तो उसके लिए उपनियम बनाए जाते हैं, जिनको आप बाई लॉज बोलते हैं।
ठीक है। जी सर। ये मतलब ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ आपके एग्जाम से इतना रेलेवेंस नहीं है, जस्ट एक जानकारी के लिए, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं और कोई शब्द आपके सामने आता है जिसका मतलब आपको समझ में नहीं आता है ना, तो फिर चीजें जो है थोड़ी बाउंसी होनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए मैं मतलब भी समझाते साथ साथ चल रहा हूँ हर एक टर्म का, ताकि पढ़ते वक्त आपके दिमाग में क्लियरिटी रहे, एम्बिग्विटी ना रहे। बार बार पढ़ना पड़ेगा। एक बार मैंने बता दिया इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हो गया आपका, आप बस उठा के रख दे और पढ़े ना तो आपका हो जाएगा, नहीं। बार बार रिपीट करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, तब जा करके होगा। ये सभी लोगों के लिए, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए भी है। और एक बार फिर से मैं आज आप सभी लोगों से इस बात को दोबारा दोहराऊंगा, वे लोग विशेषकर जिन्होंने पहले IBPS SO की तैयारी नहीं करी है और जो पहली बार राजभाषा नियम अधिनियम पढ़ रहे हैं, जहां पे आपको डाउट हो सेम टाइम मुझे रोकें, पूछें, डाउट रखें, ताकि हम उसको साथ साथ क्लियर करते चलें और आपको तरीका बताते चलें कि इसको किस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो आपको ये आप इसको ठीक प्रकार से, जैसे हम समझ रहे हैं वैसे आप भी समझने लग जाएंगे। ठीक है, चलिए सभी को शुभ रात्रि। फिर कल जो है SSC JST की क्लास होगी अंग्रेजी की, सभी लोग अटेंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, सभी लोग अटेंड कर सकते हैं। कल हम आर्टिकल्स और कुछ और भी क्वेश्चंस कॉमन एरर से संबंधित करेंगे। लगभग 100-150 क्वेश्चंस करने का कल हमारा टारगेट है। तो कल इंग्लिश ग्रामर रहेगा। परसों सैटरडे को हम लोग राजभाषा नियम अधिनियम को वापस, जो मैंने टॉपिक्स करे कवर, उसमें से हम लोग सैटरडे को फिर से आगे उसको जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच। फिर धन्यवाद सर, शुभ रात्रि। जी शुभ रात्रि। थैंक यू सर।